तुम खाते हो, तुम पीते हो और फिर उसके बाद तुम्हें एनर्जेटिक फील होता है। वो चपाती तुम्हें एनर्जी देती कैसे है? कभी दिमाग लगाया इस बारे में? क्यों नहीं तुम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा क्यों खाना खाना इंपॉर्टेंट है? या फिर तुम्हें ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा? हाउ इज इट एग्जैक्टली हेल्पिंग यू? कि एग्जैक्टली व्हाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर यू? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आ गई हूं मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगा कि हाउ इज योर बॉडी फंक्शनिंग। तुम खाते हो, तुम पीते हो और फिर उसके बाद तुम्हें एनर्जेटिक फील होता है। तुम काम करते हो, तुम उठते हो, तुम डेली लाइफ की एक्टिविटीज कर पाते हो। बट कभी तुमने सोचा है कि वो जो तुमने एक चपाती खाई, वो चपाती तुम्हें एनर्जी देती कैसे है? कभी दिमाग लगाया इस बारे में? तुमने कभी ये सोचा क्यों तुम ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हो, क्यों नहीं तुम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा? क्या तुमने कभी ये सोचा क्यों खाना खाना इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ खाते रह गए? क्या तुमने कभी ये सोचा कि मेरे मुंह में खाना डालने के बाद उस खाने का होता क्या है? या फिर तुम्हें ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा? तो आज हम ये सारे के सारे रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएंगे इस ब्यूटीफुल से चैप्टर के साथ, विच इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर में तुम्हें ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली तुम्हारा बॉडी फंक्शन कैसे करता है। तुम्हें ये समझ आएगा कि वो जो चपाती तुमने खाई थी, हाउ इज इट एग्जैक्टली हेल्पिंग यू। तुम्हें ये चैप्टर में ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली व्हाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर यू। तुम्हें यह समझ आएगा कि why energy is obtained by consumption of food only। तुम्हें ये चैप्टर के बाद ये समझ आएगा why food is essential। तुम्हें ये चैप्टर के बाद एक और इंसाइट मिलेगा what is life process। तो चलो शुरू करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर के साथ जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके पहले जिस लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली सारे चैप्टर्स कहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको जाना है यूट्यूब पे, यू हैव टू सर्च वेदांतु महाराष्ट्र 11th एंड 12th। तब आपको हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, चैनल पे क्लिक करना है। थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करना, यू विल फाइंड एनिमल टिश्यू वाला जो आपको पूरा 11th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट लिख रहा है वो भी, एंड 12th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट वो भी। इसके थ्रू जितने सारे चैप्टर्स अब तक मैंने बनाए हैं वो सब अपडेटेड है एंड ऑलमोस्ट हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के कमेंट्स को मैं बहुत फाइनली देखती हूँ और उस कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने सबसे पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन लाया है। तो जैसे मैं आपकी इतनी फिक्र करती हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी उतना ही ध्यान से पढ़ें और उतना ही रिस्पॉन्ड करें ये सारे के सारे चैप्टर्स को। द वे आई एम मोटिवेटिंग यू, आई वॉन्ट यू टू मोटिवेट मी लाइक दैट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए और आपके सारे दोस्तों के लिए, जो 12th के दोस्त हैं आपके लिए भी। अब नवंबर का महीना चल रहा है। ये नवंबर के महीने में हम एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। दिसंबर, जनवरी एंड बूम फरवरी आएगा और फरवरी में वी हैव टू अपीयर फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। तुम भले 11th में हो अगले साल। तो बस उसी टेंशन को हटाने के लिए वी हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर यू। आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है जो कि लाइव आने वाला है, 17th of November को 8:30 बजे। ये लाइव के वजह से, ये सरप्राइज के वजह से आपका पूरा जो माइंडसेट है टुवर्ड्स बोर्ड्स और टुवर्ड्स योर बैकलॉग, टुवर्ड्स योर स्ट्रेस कि कैसे नोट्स कंप्लीट करूं, एग्जैक्टली कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सी यू लाइव एट 8:30 PM ऑन 17th of November। चलो अब बातें तो होती ही रहेंगी, अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर विच इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो दैट यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ाने क्या वाली हूँ। चलो
तो देखो हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना बच्चों ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग कि कैसे हम खाना खा रहे हैं, हम डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, और एग्जैक्टली वो डाइजेस्टेड फूड से हमें किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, किस तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जब तुम 10वीं में थे, तुमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर तुमने एग्जैक्टली देखा था कि कैसे न्यूट्रिशन तुम्हारे लाइफ में एक रोल प्ले करता है। देखा था कि नहीं देखा था? तुमने भी देखा था और मैंने भी तुम्हें दिखाया था, सही बात है। अब उसके थ्रू तुम्हें यह पता चला कि तुमने आज खाया एक समोसा, मान लो तुमने खाया एक समोसा, तो भीम के लड्डू की शक्ति की तरह तुम्हारे मुंह में समोसा जाते ही तुम्हें एनर्जी मिलती है क्या? नहीं मिलती मैडम, नहीं मिलती। आप जाते हैं, आपका लड्डू जाता है आपके पेट के अंदर, उसके अंदर से डाइजेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट यू गेट सम एनर्जी। वो डाइजेस्ट होने के लिए, वो चिंगारी में, वो बॉम्ब में चिंगारी लगाने के लिए आपको जरूरत होती है मेरे भाई ऑक्सीजन की। इसीलिए यू इनहेल ऑक्सीजन। सो व्हेन यू इनहेल ऑक्सीजन, इट एक्ट्स लाइक अ चिंगारी, इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट एंड इट ब्रेक्स योर फूड, जिसके वजह से डाइजेशन होता है दोस्त। जिसके वजह से क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम ये पूरे चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एनाटॉमी और उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के। एनाटॉमी यानी कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल यानी कि कौन से प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो सारे डिफरेंट पार्ट्स, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अब सारे पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे छूट सकता है? Whatever you have known till now, उसके अंदर सिर्फ मैं एडिशन करूंगी। मैं हर टाइम यही कहती हूँ, ना मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, ना कोई टीचर तुमसे ज्यादा स्मार्ट होता है। ऑल स्टूडेंट्स हैव देयर ओन नॉलेज, हम सिर्फ उसको सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वी ऑल आर फैसिलिटेटर्स, तुम लोग खाली घड़े नहीं हो, तुम्हें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। मे भी तुम्हें हमसे ज्यादा चीजें पता है, बस तुम्हें उस चीज को डायरेक्शन में नहीं लाने आता। तो आज मैं तुम्हारे सारे नॉलेज को डायरेक्शन में लाके तुम्हें ये चैप्टर में स्कोर करने के लिए हेल्प करूंगी। अब तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अब ये चैप्टर काफी ज्यादा डिटेल में था, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, 5-6 घंटे का ये लेक्चर ना चला जाए, इसलिए मैंने आपको एक पीपीटी के फॉर्म में सिखाने की सोची है कि चैप्टर भी जल्दी खत्म हो और तुमसे एक भी टॉपिक भी ना छूटे। तो चलो यार शुरू करते हैं, फोड़ देते हैं इस चैप्टर को पूरे इंटेंसिटी के साथ। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं फिर। तो हम इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स देखेंगे, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में भी, कि कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, कौन से टाइप के प्रोसेसेस ये बंदे लोग फॉलो करते हैं। तो अब अगर मैं इसके अंदर मैं सिक्रेटरी फंक्शंस भी देखूंगी मेरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट के, यानी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वो सिक्रीट करता है, हाउ माय फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड एंड एवरीथिंग। फिर साथ में मैं न्यूरो ह्यूमरल कंट्रोल देखूंगी कि एग्जैक्टली मेरे न्यूरॉन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, क्या न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, हाउ इज इट गेटिंग डाइजेस्टेड, एग्जैक्टली मुझे एनर्जी मिल कैसी रही है। ये सारी प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में तुम्हारे सामने ब्रेक डाउन करूंगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती, अगर होती है तो उसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त ज्ञान के साथ आपके सामने प्रेजेंट करती हूं मैं आज का चैप्टर, विच इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। आज अभी इसी टाइम पे आप डेट डालेंगे, जिस डेट पे आप ये चैप्टर देख रहे हैं, जिस टाइम स्टैम्प पे आप ये चैप्टर देख रहे हैं, एंड यू विल पुट कि वी विल पे अटेंशन टू दिस चैप्टर एंड वी विल कंप्लीट दिस वन शॉट इन वन गो। फटाके से तुमको ये डालने का है अभी कमेंट में। टाइम स्टैम्प इज व्हाटएवर द टाइम इज गोइंग ऑन, फॉर एग्जांपल 8 मिनट 19 सेकंड चल रहा है, सो यू विल पुट 8 मिनट 19 सेकंड्स एंड देन यू विल राइट कि एग्जैक्टली तुम ये चैप्टर को कितने गो में कंप्लीट करने वाले हो। आई एक्सपेक्ट कि तुम इस चैप्टर को वन शॉट में, एक ही बार में कवर करो। दैट इज द रीजन इसको हम लोग वन शॉट कहते हैं, ब्रेक शॉट नहीं कहते। वन शॉट यानी कि पूरा चैप्टर तुम एक बार में उड़ा दो, खत्म करो मेरे भाई, खत्म करो। 12 शुरू करो अभी से, तुम अपने सारे भीड़ के दोस्तों से आगे रहोगे। शुरू करो, सुनो मेरी बात, ज्यादा एक्सपीरियंस है तुमसे। चलो यार फिर शुरू करते हैं हम आगे का चैप्टर। तो पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर काफी ज्यादा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड है।
जिसके अंदर काफी ज्यादा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडेड है जो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं स्टेप वाइज मैनर में, और वही स्टेप वाइज मैनर में फंक्शन परफॉर्म करके उनका एंड रिजल्ट आता है कि वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एग्जैक्टली सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन। तो एग्जैक्टली डाइजेशन है क्या, तो जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरा खाना तो डाइजेस्ट हो चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेरे भाई, तो व्हेन आई से मेरा पेट पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, मेरा खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, आई मीन कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड, राइट। तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल था आज वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। जो मैंने समोसा खाया था आज वो हमारा जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टार्च हो गया, उसमें कन्वर्ट हो चुका है। जो मैंने उस दिन रोटी खाया था वो रोटी का कन्वर्जन अगर मेरे कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है जिसके थ्रू मुझे ग्लूकोज मिल रहा है, मैंने मेरा डाइजेशन कर लिया मेरे भाई। तो क्या तुम्हें डेफिनेशन रीड भी करने की जरूरत पड़ी, क्या तुम्हें डेफिनेशन रीड भी करने की जरूरत पड़ी, बिना रीड के यू ऑलरेडी नो द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन, What is digestion? तो बच्चे digestion is nothing but breaking down of complex food material into simple material with the help of chemicals. तो अब ये जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे complex food material break down होके simple material में convert हो गए, क्या वो ऐसे ही हो जाएंगे? क्या तुम ऐसे ही पढ़ते हो, तुम्हें चाहिए होती है ना डंडे, तुम्हें चाहिए होती है ना मार फटकार, वैसे ही डाइजेशन करने के लिए भी कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई। तो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल मटेरियल बट विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, जिसको ही हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। चाहे वो तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करे, चाहे वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करे, चाहे वो तुम्हारे पेनक्रियाटिक जूस ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा बाइल ही क्यों ना हो, ये ही सब केमिकल्स के वजह से तुम्हारा ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट डाइजेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस डेफिनेशन में, क्या है इस डेफिनेशन में, चिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे, बस कुछ और 11वीं के शब्द इसके साथ जोड़ दिए, ब्रेक डाउन बचपन से नहीं पता था हमको, शुरू करते भैया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड, दिस इज नथिंग बट डाइजेशन। अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करने वाली हूँ। ये स्टडी के थ्रू मुझे जस्ट मिलता है कि एग्जैक्टली हाउ माय डाइजेशन इज गेटिंग परफॉर्म्ड, एग्जैक्टली कौन से जूसेस है, एग्जैक्टली किसका क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, कैसे ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो जो ब्रांच होता है साइंस का जो कि डील करता है स्ट्रक्चर से, फंक्शन से और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से, किसके, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। कॉलेज के टाइम की बात बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करती थी उस टाइम पे एक स्टूडेंट थी मेरी, अब उसका नाम मैं नहीं ले सकती बिकॉज दे आर बिग शॉट, उसके मॉम एंड डैड दे हैव स्टडीड फॉर अप्रोक्सीमेटली 14 years, बोथ आर MDs एंड उनका खुद का हॉस्पिटल है सिर्फ ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का। They are literally earning in Shopify lakhs, crores, I don't know what not. They have Audi, they have BMW. तो इतना बड़ा ये ब्रांच है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो वहां पे तुम पढ़ते हो कि एग्जैक्टली स्टमक का स्ट्रक्चर, फंक्शन एग्जैक्टली क्या सब है, कैसे है, उसी की स्टडी तुम समझते हो बहुत ज्यादा डिटेल में। चलो फिर अगर इतना सा जिस्ट समझ चुका है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर 2 ग्रुप के ऑर्गन्स होते हैं, एक जो तुम्हारा GI ट्रैक्ट होता है, दूसरा तुम्हारा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। तुम लोगों को अगर मैं एक बात बताऊं तो तुमने सुना होगा माय ब्रेन एंड गट इज रिलेटेड, माय ब्रेन एंड गट इज रिलेटेड, क्योंकि मेरे भाई जब इवोल्यूशन की बात चल रही थी उस दौरान तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा जो गट है वो साथ में डेवलप हुआ था। इसलिए किसी दिन अगर तुम पॉटी ना जाओ ना, पूरा दिन तुम्हारा दिमाग ऐसा भरा भरा लगता है। क्यों भरा लगता है? तुम्हारे दिमाग में पॉटी चली गई है? नहीं, इसलिए तुम्हारा दिमाग भरा भरा लगता है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा जो गट हेल्थ है ना वो बिगड़ा हुआ है। सो हर चीज शुरू होती है तुम्हारे गुड हेल्थ से। जब मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है, तुम्हें तुम्हारा बैकलॉग कम करना है, तुम्हें तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हटाना है, स्टार्ट वर्किंग आउट एवरी डे, स्टार्ट रनिंग, play a podcast and start running. You will find a difference in you. उठो 6 बजे और भागो, लगाओ अपने कान में कॉर्ड्स, भागो, स्टार्ट रनिंग। और कुछ समझ नहीं आया तो स्लीप ओवर इट। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आता कि यार अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आई लिटरली स्लीप ओवर इट, मैं सो जाती हूँ। देन माई ब्रेन वर्क्स बेटर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे टाइम मैथ्स के पेपर में भी सो जाओ, ऐसा नहीं होता। इट इज अबाउट सम लाइफ प्रॉब्लम्स। तुम्हें नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन,
उस टाइम की बात चल रही है ये, उस टाइम की। दैट इज वाई इट इज सेड कि तुम्हारा जो गट हेल्थ है, जो तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो इसलिए तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या एग्जैक्टली किस तरीके से तुम्हारे चीज शरीर में फ्यूल कर रहे हो ना, दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाला, जो जो इसके अंदर सब ऑर्गन्स इंक्लूडेड है वो, एंड तुम्हारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? एसेसरी वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम नॉट नेसेसरी, आई एम जस्ट एन हेल्पिंग हैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आज खाना खा लो, पानी पी लो, सो लो, तुम्हें घर है, तुम्हें एजुकेशन है, यू विल बी हैप्पी। बट इफ आई से कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बट यू हैव मेकअप, यू हैव आईफोन, but you are naked, you don't have any food to eat, you don't have anywhere to live, you don't have family, will you be satisfied? No. But you have both the things, then you will be satisfied more. Exactly, it is in the case of accessory and necessary organs. तो यहाँ पे जो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिख रहा है ना भाई, उसको हम लोग नेसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एंड वेर एज व्हेन यू टॉक अबाउट एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इट इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। ये एक तरीके से हेल्पिंग हैंड की तरह एक्ट करता है कि तुम्हारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्विकली, स्मूथली, स्विफ्टली हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारे ऑर्गन्स है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक एक करके समझेंगे। अब मैं तुमको मैजिक पेन से दिखाऊंगी एग्जैक्टली हाउ वी आर वर्किंग। आई गेस रेड से ज्यादा यू विल सी। ओके, सी, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने चपाती खाया, मैंने माउथ से अंदर इंजेस्ट किया, इसने चू 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 किया। सलाइवरी ग्लैंड जो है उसने क्या किया, सारे फूड के अंदर सलाइवा डाला। सलाइवा डालने के बाद वो डाइजेशन हुआ, मेरे ईसोफेगस से नीचे गया, नीचे गया, फिर मेरे इंटेस्टाइन में घूमा घूमा घूमा, यहाँ पे सारे के सारे सिक्रीशंस गए, फिर मेरे सारे अंदर घूमा घूमा घूमा, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू ये बाहर चला गया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट योर डाइजेशन इज। ये पूरे के पूरे एक ही स्लाइड में मैंने तुमको ये समझा दिया कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो अब कुछ उसके फंक्शंस देखते हैं, कुछ पार्ट्स देखते हैं। लेबलिंग के लिए ये डायग्राम आ सकता है। तो दिस इज योर माउथ, विच इज योर ओरल कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस। सो व्हेन यू लुक अपॉन योर माउथ, तुम्हें दिखेगा कि इट इज नथिंग बट अ खाली स्पेस, राइट? तो इट इज नथिंग बट योर माउथ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा टंग। कैन यू सी दिस टंग? टंग जो होता है ये एक ऐसा स्मूथ करके एक ऑर्गन होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और वो भी हेल्प करता है आपको डाइजेशन में। उसके बाद यू विल फाइंड योर प्रोटेड ग्लैंड। कैन यू सी दिस ग्लैंड? दिस इज नथिंग बट योर प्रोटेड ग्लैंड। उसके ऊपर ही यू विल फाइंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड उसके बाजू में हियर यू कैन फाइंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन तीनों को साथ में मिलके बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। डाल टाइम स्टैम्प पे अभी कि व्हाट आर द 3 सब ऑर्गन्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। रिपीट कर मेरे साथ। इट इज प्रोटेड पैरोटेड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्विकली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, याद रहता है इससे। उसके बाद जैसे ही तुम्हारे सारे सलाइवरी जूसेस, सलाइवरी ग्लैंड्स के सारे सिक्रीशंस गए, तुम्हारे खाने के अंदर गए, वो खाना तुम्हारे ईसोफेगस के वाया चला जाता है नीचे। क्या लिवर के अंदर जाता है? नहीं, लिवर के अंदर नहीं जाता। अब वो जाएगा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के सब पार्ट्स यू कैन फाइंड डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम। उसके अंदर गया, उधर पूरा डाइजेशन हुआ, सारे सिक्रीशंस आए, और वो सिक्रीशन के बाद इट वेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेन ही काम होता है एक्सक्रीशन का। सो दैट इज व्हाट योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। इसी तरीके से, इसी सिस्टमैटिक वे में तुम्हारा डाइजेशन होता है। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आके ये खाने को तोड़ ना दे मेरे भाई, तब तक तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, तुम्हें एनर्जी मिलेगी ही नहीं। जिस समझ चुका है चैप्टर का, एक एक करके डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है? यस सर, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। मुझे एक सिप पानी पीने दो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है।
आई होप तुम भी हाइड्रेटेड रह रहे हो। तुम्हें कल का स्टोरी बताऊं? हमारे यहाँ का ब्रिज टूट गया, यू ऑल नो दिस स्टोरी। तो आई हैव टू कम ऑल द वे 1.5 घंटा फ्रॉम माई होम just to cover half an hour का रास्ता. I have to travel all the way extra 1 hour to come here, and after that I got to know कि लाइट नहीं है. So I waited for around 5 hours कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, नहीं आई. So बिना कुछ रिकॉर्ड किया I have to go back. So basically I traveled for 3.5 hours for nothing. Exactly. गला सूख गया यार मेरा. चलो अब बिना ब्रेक के धड़ 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 पड़ेंगे हम लोग. ठीक है, चल शुरू करते हैं फिर. तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? तो तुम्हारे नेसेसरी जो तुम्हारा नेसेसरी ट्रैक्ट है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट? तो माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, तुम्हें खुद याद रहेगा. माउथ, फेरिंक्स, मेरे साथ रिपीट करो. माउथ, फेरिंक्स, esophagus, then small intestine, sorry, stomach, small intestine, large intestine, and done. That's it. इतना ही चीजें हैं जो तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है. ओके, सबका अलग अलग फंक्शंस है. माउथ से लेके तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन तक कंटिन्यूसली डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. बीट चूइंग ऑफ फूड से लेके डाइजेस्टिंग या एक्सक्रीटिंग द फूड, ये सब कुछ डाइजेशन का ही पार्ट है. ठीक है, अब देखते हैं कि एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो टीथ, ऑब्वियसली टीथ इज इंपॉर्टेंट कि यार मेरा फूड को च्यू करने में हेल्प करेगा. बट क्या टीथ के बिना मेरा डाइजेशन होगा ही नहीं? वी हैव मेनी ऑप्शंस जहाँ पे हम लोग टीथ के जगह पे प्रोस्थेटिक टीथ लगाते हैं. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टीथ के बिना तो हो ही नहीं सकता. लेकिन उसी जगह अगर मैं कहूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं चाहिए मुझे, तो भैया तब तो दिक्कत आएगा. इसका मतलब ये भी ऑर्गन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके बिना मेरा डाइजेशन रुक जाए. ये वही बात हो गई, लाइफ प्रोसेस, लाइफ गिविंग प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बट इतना नहीं कि उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी. समझे मेरी बात? अब रही बात आपके टंग की. लोगों के टंग भी कट जाते तो क्या खाना नहीं खाते? हाँ, इट बिकम्स इजी व्हेन यू हैव टंग, क्योंकि यू कैन गल्प इट. राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हेल्प करते हैं फूड के ब्रेकडाउन में, बट अर्ली ना. अगर सलाइवरी ग्लैंड नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा डाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, माय डाइजेशन का प्रोसेस बिकम्स मोर इजी क्योंकि इट हैज एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? विच विल स्पीड अप माय रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट. तो थोड़ा मेरा रिएक्शन स्लो होगा, इट डजंट मीन कि मेरा रिएक्शन होगा ही नहीं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिवर, तुम लोगों को खुद को पता है कि लिवर जो है इंसान ट्रांसप्लांट करवा पा रहा है यहाँ पे. इट इज इसेंशियल बट इट इज एक तरीके से एसेसरी ग्लैंड इन टर्म्स ऑफ योर डाइजेशन. ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारी चीजें जो है ना वो तुम्हारे डाइजेशन को क्विक करता है, बट उसके बिना डाइजेशन होगा ही नहीं. दैट इज नॉट द केस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जैक्टली कि डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है क्या. पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फूड लिया, इसने इंजेस्ट किया. सो व्हेन आई एम इंजेस्टिंग द फूड, बेसिकली आई एम चूइंग द फूड, आई एम पुटिंग ऑल द salivary glands, salivary secretions into that food, then I am gulping it inside. It is coming from my esophagus, it is going to my small intestine, then large intestine ke all those secretions, and it is coming out of my body as an excreta. Ingestion, digestion, excretion, दैट्स इट. तो यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, फूड खाया मैंने, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना गधा मजूरी वाला डाइजेशन, ये वो डाइजेशन हो रहा है जहाँ पे हो रहा है चूइंग जो कि मेरा माउथ कर रहा है, देन चर्निंग जो कि मेरा स्टमक कर रहा है, पचाने की कोशिश, सेगमेंटेशन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो करता है. उसके बाद में मेरे ईसोफेगस के थ्रू ये फूड नीचे जा रहा है जिसको प्रोपल्शन कहते हैं. प्रोपल्शन यानी कि स्वॉलो करना. अब पेरिस्टालसिस जो होता है यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेरा खाया हुआ खाना ऊपर नहीं आता. प्रिवेंशन ऑफ
ऑलरेडी गया हुआ फूड कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। फिर रही बात आपके एब्जॉर्प्शन की, तो फिर धीरे धीरे आपके बॉडी में यही खाना एब्जॉर्ब होता है, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमुलेट होता है, और जो भी वेस्ट बच गया वो एक्सक्रीट होके आपके बॉडी से बाहर चला जाता है, विच इज योर डिफिकेशन। इतना ही प्रोसेस था, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो एक एक करके देखते हैं। इंजेशन इज नथिंग बट टेकिंग फूड थ्रू योर माउथ। आपने मुंह में खाना डाला, उसके बाद में आप उसको मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू च्यू करोगे, उसको चर्न करोगे, उसके अंदर सलाइवरी जूसेस डालोगे, सब ग्लैंड्स का सिक्रीशंस डालोगे, एंड यू डन, ठीक है। तो इंजेशन इज नथिंग बट टेकिंग फूड थ्रू द माउथ। मूवमेंट में क्या होता है, वही फूड को तुम अपने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू लेके जा रहे हो। इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, तो यहाँ पे तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो फूड को कुछ केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। केमिकल प्रोसेस यानी कि मैं केमिकल सिक्रीशंस डाल रही हूँ, डाइजेस्टिव जूसेस डाल रही हूँ। एंड इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि मैं यहाँ पे च्यू कर रही हूँ, मैं swallow कर रही हूँ, मैं चर्न कर रही हूँ, दैट इज नथिंग बट योर मैकेनिकल प्रोसेस मेरे भाई। अब एब्जॉर्प्शन यानी कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, आई विल ट्राई टू एब्जॉर्ब इट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल इनटू कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। अब तुमको पता है कि मेरे हर सेल में, मेरे बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट है ना, वहां पे हर सेल में ये फूड के न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो पहुंचने चाहिए। ये फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना मेरे भाई वो पहुंचने चाहिए। तो अब ये पहुंचाया कैसे जाएगा? हमारे शरीर में एक ही चीज है जो कंटिन्यूअसली घूमती है, तुम्हारे शरीर में भी मेरे शरीर में भी, वो है ब्लड। हमारे दोनों के शरीर में एक चीज कंटिन्यूअसली घूमती है जिसका नाम क्या है? ब्लड। तो हमारे शरीर में, हमारे रगों में दौड़ता है खून। हमारे शरीर में, हमारे रगों में दौड़ता है खून। तो ये खून को अगर मुझे इसी के थ्रू, ऐसे बोलते हैं ना कि इस दोस्त को बोल दो कि ये चीज किसी को बताना मत, तो तुम्हारे पूरे कॉलेज में वो बात फैल जाएगी। तो ये ब्लड वैसा ही है, तुम इसको जाके बता दो ये न्यूट्रिएंट्स है तुम्हारे शरीर के एक एक सेल के पास, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, वो पर्टिकुलर मिनरल्स जो है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो रही बात तुम्हारे अब एब्जॉर्प्शन की, तो दैट इज हाउ इट इज एब्जॉर्ब। तुम्हारा डाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर के पास पहुंच जाएगा, सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेल्स, क्योंकि ब्लड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर योर बॉडी। वही ऑक्सीजन कैरिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके जाएगा, सारे सेल्स को एकदम न्यूट्रिशियस बना देगा। एंड देन जो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ निकल रहेगा वो ऊपर आएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सेल आउट करेगा, एंड देन द प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। अब रही बात आपके डिफिकेशन की, तो अब जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है, जो मेरे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जो मेरे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको मैं अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दूंगी। उसको मैं क्या कहती हूँ? डिफिकेशन। सॉर्टेड। इतना समझ चुका, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बस शब्द नए हो चुके हैं, है ना। ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बस हमारे शब्द, हमारे इंटेंशंस न्यू हो गए। अब आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हिस्टोलॉजी क्या है मेरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट की। फाइनली अब हम 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली उसका इंटरनल लेयर कैसे फंक्शन करता है, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कंडक्ट करता है, ठीक है। तो तुम्हारे एसोफेगस से लेके एनस तक 4 लेयर्स जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ईसोफेगस का लेयर हो गया, स्टमक का लेयर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, म्यूकोसा का लेयर, देन सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड देन सेरोसा, ठीक है। मतलब कि ये 4 लेयर्स के बाद में तुम्हारा 4 लेयर्स के बाद में तुम्हारा एलिमेंट्री ट्रैक जो है वो कवर्ड है, समझा। अब तुम लोगों को खुद को पता है, तुमने सुना होगा, काफी ज्यादा डाइट वाले लोगों से सुना होगा कि यू शुड नॉट कंज्यूम फूड आफ्टर 7, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो म्यूकस लेयर है उसके अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल कि तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। अब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसका एक टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि आफ्टर 7 रिन्यू होता है, कि वो पूरे दिन का फूड को डाइजेस्ट कर पाए कल के लिए। अगर तुम लेट नाइट स्टफ खाते रहोगे, योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट एंड देन इट एक्यूमुलेट्स एज फैट, जिसको तुम निकाल के तंग हो जाते हो, बट यू कैन नॉट डू इट क्योंकि वो फैट की तरह हो चुका है एक्यूमुलेट। और वही फैट को रिमूव करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें पहले जो तुमने अभी जस्ट खाया है उसको डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, जो ऑलरेडी स्टोर है, तब जाके वो उसको छूता है, ठीक है। तो इस तरीके से यू गेट फैट।
अब आगे देखो, अब मैं हिस्टोलॉजी देखूंगी अगर, तो एग्जैक्टली इनर लेयर यानी कि म्यूकोसा में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, तो इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर मैं म्यूकोसा के बारे में बात करूं तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है। उसके अंदर भी 3 सब लेयर्स होते हैं। यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज माई म्यूकोसा लेयर, ये दिख रहा है आपको, ये म्यूकोसा लेयर है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, अगर ये मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो इसके सबसे पास कौन सा लेयर है बच्चा, तो म्यूकोसा का लेयर सबसे क्लोज्ड है। अब ये म्यूकोसा का जो लेयर है ना, इसके अंदर भी 3 सब लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 3 सब लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिथेलियम यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा, बीच का इज लैमिना प्रोप्रिया यानी कि ये मिडल लेयर होगा, एंड थर्ड वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसाe। थर्ड वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसाe। इसका नाम ही क्या, मस्कुलरिस यानी कि ये थोड़ा मस्कुलर होगा अपीयरेंस में, एंड म्यूकोसे का मतलब होता है इसके अंदर म्यूकस का भी अपीयरेंस होगा, मतलब ये मस्कुलर भी है प्लस इसके अंदर म्यूकस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब लेयर्स के बारे में समझा। म्यूकोसा के अंदर कौन से 3 सब लेयर्स है, तो इट इज ELM। व्हाट इज ELM, इट इज एपिथेलियम यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मिडल यानी कि लैमिना प्रोपिया, एंड देन इनर मोस्ट लेयर इज मस्कुलरिस म्यूकोसाe। समझा, इतनी बातें समझी? आई होप तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के 4 लेयर्स है, उसमें से हम इनर मोस्ट लेयर यानी कि म्यूकोसा के बारे में बात कर रहे हैं। म्यूकोसा के 3 सब लेयर्स है जिसको हम लोग याद रखते हैं विद ELM। ई से आएगा आपका एपिथेलियम, एल से आएगा आपका लेमिना प्रोप्रिया, एंड एम से आएगा आपका मस्कुलरिस म्यूकोसाe। एम से क्या आएगा आपका बच्चा, मस्कुलरिस म्यूकोसाe। समझ गया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो विल बी टॉकिंग अबाउट सब म्यूकोसा यानी कि सेकेंड वाला लेयर। तो इट इज प्रेजेंट अबाउट द म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा है उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके ऊपर एज इन, तो वो आपको दिखेगा सब म्यूकोसा। तो इट इज अबाउट द म्यूकोसा, इट कंसिस्ट ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। इफ इट हैज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि इसके पास बयोंसी का भी कैपेसिटी होगा, कैपेबिलिटी होगा, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मस्कुलरिस, तो इट इज प्रेजेंट अबाउट द सब म्यूकोसा लेयर, मतलब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सर्कोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद में आपका मस्कुलरिस, सर्कोसा, सरोसा। ठीक है, तो अब मैं मस्कुलरिस के बारे में बात करूंगी, तो इट इज प्रेजेंट अबाउट द सब म्यूकोसल लेयर। उसके बाद में अगर मैं सेरोसा के बारे में बात करूंगी, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है यानी कि स्क्वायर लाइक अपीयरेंस है इसका। इफ यू रिमेंबर एनिमल टिश्यू के बारे में, तो इट इज इन अ स्क्वायर लाइक अपीयरेंस। इसका फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअसली डिवीजन करना, एक प्रॉपरली फंक्शन को बैठा के रखना, है ना। परमानेंट टिश्यू के इसमें आ रहे हैं अब ये लोग, है ना। इतना समझ गया अपने को। तो ये लेयर्स का आई होप आप लोगों को अब एक जिस्ट समझ गया हो। ये जो लेयर्स के बारे में हमने बात किया था कि सबसे देखो, सबसे बाहर का लेयर दिख रहा है आपको, क्या है ये सबसे सबसे बाहर का लेयर आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज सरोसा। उसके ऊपर में मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद में म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर में 3 लेयर होते हैं जिसको हम लोग ELM कहते हैं, यानी कि एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस, म्यूकोसे। समझा। अब म्यूकोसा लेयर के बाद में सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में मस्कुलरिस, एंड लास्ट में है आपका सेरोसा। इस टाइम स्टैम्प पे फटाक से आपको डालना है 4 लेयर्स ऑफ elementary tract. Quickly put 4 layers of elementary tract in the comment section right now. 4 layers of elementary tract मुझे बताना है। ठीक है, सॉर्टेड। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़े। तो देखो, अब हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एग्जैक्टली माउथ होता क्या है आप सबको पता है। माउथ के अंदर में यू हैव अ लिप का लेयर, देन यू हैव टीथ का लेयर, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, उल्वा, टॉन्सिल्स, ओरोफैरिंक्स, टंग। ये सारी चीजें इस कंप्राइज्ड, तुम्हारे माउथ के अंदर ये सारी चीजें इस कंप्राइज्ड। ओके, नाउ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के बारे में बात करो, अगर तुम ओरल कैविटी या तुम बक्कल कैविटी के बारे में बात करो, तो उसकी लाइनिंग जो होती है ना, वो थिक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से होती है। एनिमल टिश्यू का पूरा चैप्टर तुम्हारे सामने आ रहा होगा, इफ यू रिमेंबर, एक ही पेज पे मैंने सारे टिश्यूज के नाम लिखे थे, है ना। तो नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय चीक्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड टंग। तो तुम्हारा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी किस किस से बना हुआ है, तो इट इज चीक्स,
हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड टंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, चीक्स, तुम्हारा हार्ड पैलेट, तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट एंड टंग, ये तीनों चीजों को मिला के आपको क्या मिलेगा, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी मिलेगा। फटाक से इसको कमेंट सेक्शन में डालना है कि व्हाट डज योर बक्कल कैविटी इंक्लूड या हाउ इज योर बक्कल कैविटी मेड अप ऑफ, तो फटाक से लिख के मुझे बताना है। नाउ चीक्स, चीक्स क्या है, तो इट फॉर्म्स अ लैटरल वॉल्स ऑफ तुम्हारा ओरल कैविटी। चीक्स देख रहे हो, लैटरल वॉल्स जो है वो बनाते हैं ओरल कैविटी का, ये देखो लैटरल वॉल्स बनाते हैं ना। नाउ जो एंटीरियर पोर्शन होता है चीक्स का वो एंड पे होता है लिप्स के, ये तुम्हारा लिप्स का एंड है, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया तुम्हारा। लिप्स या लेबिया की बात करो तो इट इज फ्लेशी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ माउथ, तुम्हारे माउथ के ओपनिंग को लिप्स का कवरिंग जो है वो सराउंडेड है। उसके बाद में पैलेट की बात करूंगी, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, तो इट इज अ सेप्टम दैट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ। तो ये जो पैलेट है तुम्हारे नेजल कैविटी को और तुम्हारे ओरल कैविटी को सेपरेट करता है, ये तुम्हारा नेजल कैविटी हो गया और ये तुम्हारा ओरल कैविटी हो गया, तो इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, आपका पैलेट करता है, ठीक है। अब उसके अंदर हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट आ गया। हार्ड पैलेट यानी कि एंटीरियर पोर्शन तुम्हारे रूफ का, ऊपर का, और सॉफ्ट पैलेट मतलब पोस्टीरियर पोर्शन तुम्हारे रूफ ऑफ द माउथ का, यानी कि पीछे वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। बट ये हेल्प किस चीज में करते हैं, मेरे नेजल कैविटी को एंड मेरे ओरल कैविटी को सेपरेट करने का, ठीक है। अब रही बात तुम्हारे टंग की, तो ये दिख रहा है तुम्हें तुम्हारा टंग, टंग के ऊपर के सरफेस देखो, तुम्हारा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तुम्हारे टंग के नीचे होगा, तुम लोग ट्राई करो खुद को फाइंड करने का। उसके बाद में तुम्हारा फ्रेलम रहेगा, ये जो ये लाइन दिख रहा है उसको फ्रेलम कहते हैं। उसके बाद में इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, यानी कि टंग का नीचे का सरफेस, ओके। तो टंग टुगेदर विद अदर मसल्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। टंग और दूसरे मसल्स साथ में मिलके ओरल कैविटी बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं ओरल कैविटी का। अब वो बना हुआ किससे, तो स्केलेटल मसल से बना हुआ है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स बट इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो अपर सरफेस होता है और साइड्स होता है टंग का, वो कवर्ड होता है पैपिलिया से और कंटेन करता है उसके अंदर टेस्ट बड, तुम्हारे टंग के अंदर में टेस्ट बड होते हैं, जिसके वजह से तुम्हें खाने का टेस्ट समझ आता है। समझे मेरी बात, तुम धीरे धीरे करके कैसे कैसे समझ रहे हो ना वो देखना खाली। एक मिनट रुको बस, लाइट को बंद करने दो मेरे को। अभी लग रहा है लाइट बेटा? अरे ऐसे तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो जाता, मैंने बोला लाइट ही अजीब दिख रही है, ठीक है। तो इतना समझ गया तुम लोगों को। तो यहाँ पे टंग एग्जैक्टली बन कैसे रहा है, तो कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये अगर तुम अपने टंग को मिरर के सामने देखोगे ना, ये देखो, दिस लाइनिंग इज नथिंग बट योर फ्रेलम, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें इनर सरफेस जो टंग का दिखेगा, दैट इज योर इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग। नीचे में यू विल गेट सलाइवरी ग्लैंड्स का डक्ट एंड दिस इज योर लोअर लिप। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, ओके हर चीज का एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। टंग इज स्पेशली फॉर योर टेस्ट बर्ड्स, तो इसके अंदर स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है जो कि तुम्हारे टेस्ट को डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे टेस्ट को डिटरमाइन करता है जो तुम खा रहे हो उसके। अब टंग के बारे में बात करते हैं तो 3 वैरायटीज के पैपिलिया होते हैं, ठीक है, 3 वैरायटीज के पैपिलिया होते हैं। अब क्या क्या होता है वो देखो, तो एक होता है सर्कमवैलेट पैपिलिया, यानी कि ये 8 से 12 नंबर में होते हैं पैपिलिया के, और उनको अरेंज किया जाता है इन्वर्टेड वी शेप में, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट होता है उनका, इन्वर्टेड वी शेप में अरेंजमेंट होता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टंग। अब ये जो है ना, इन सब के अंदर में टेस्ट बर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट पैपिलिया होता है, ठीक है। पैपिलिया यानी कि ऐसा प्लेसेस, ऐसा लोकेशंस जहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मैं फिलीफॉर्म पैपिलिया के बारे में बात करूंगी। तो फिलीफॉर्म पैपिलिया जो होता है ना, वो व्हाइटिश होता है कलर में और उसके अंदर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फिलीफॉर्म पैपिलिया, इसके अंदर कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं प्रेजेंट होता। नीचे होता है फंगीफॉर्म पैपिलिया, ये स्मॉलेस्ट होता है सबसे तीनों टाइप में, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है तीनों टाइप में, और ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे, यहाँ पे टिप ऑफ द टंग पे ये रेडिश डॉट होता है और इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ तुम्हारे अंदर में और सामने में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बीच में यू डोंट हैव एनी टेस्ट बर्ड्स, ओके गॉट इट। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवैलेट पैपिलिया, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिलिया, और बीच वाले को हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिलिया। फिलीफॉर्म पैपिलिया में बच्चों कोई भी टेस्ट बर्ड इंक्लूडेड नहीं होता है, ओके कोई भी टेस्ट बर्ड इंक्लूडेड नहीं होता है, समझे मेरी बात।
आगे बढ़ते हैं। तो अब ना इसको ही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसको टीथ जो है ना, टीथ, हम टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं पता है? डेंटिस्ट। टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। इसलिए जो टीथ के डॉक्टर्स होते हैं उसको हम डेंटिस्ट कहते हैं। ओके, हम लोग टीथ को डेंटिस्ट कहते हैं, इसलिए टीथ के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है सॉकेट्स में, यानी कि लोअर जॉ बोन में, मैंडिबल एंड योर मैक्सिला यानी कि अपर जॉ बोन में। ठीक है, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट रहता है आपका टीथ, लोअर जॉ बोन एंड अपर जॉ बोन। पार्ट्स ऑफ टीथ क्या क्या होता है? तो द क्राउन, नेक, द रूट। ठीक है, क्राउन, नेक, द रूट, ये चीजें प्रेजेंट होती है। ऊपर वाला क्राउन है, ये वाला नेक है और ये वाला रूट है। ठीक है, क्राउन, नेक, रूट। ठीक है, ये तीनों पार्ट से बना हुआ है आपका टीथ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ डालो कि एग्जैक्टली व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ टीथ एंड व्हाट इज अनदर नेम फॉर टीथ। ओके, नाउ एग्जैक्टली क्राउन होता क्या है? तो क्राउन इज विजिबल पोर्शन ऑफ द टीथ अबाउ द गम्स, यानी कि जो तुम्हारा टीथ है ना, जो गम्स के ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, जब तुम टीथ को बाहर निकालते हो तो वो ऊपर का भी स्ट्रक्चर दिखता है। वो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है गम्स के ऊपर, जो तुमको इधर दिख नहीं रहा है, दैट इज नथिंग बट योर क्राउन। अब रूट के बारे में बात करोगे तो इट इज एम्बेडेड इन द गम्स, तो वो गम्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको आप लोग कहोगे रूट। एंड देन डेंटिन इज कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय एनामल। इनेमल यानी कि जो तुम दांत अभी देख रहे हो, इनेमल जो होता है वो हार्ड कवरिंग होता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। ये जो तुम दांत देख रहे हो ना, ये तुम्हारा इनेमल है। इनेमल यानी कि वो कवरिंग होता है कैल्शियम का। ओके, अब सेंटर पे टूथ के वो होता है पल्प कैविटी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, नर्व्स होता है। लोग कहते तो है कि यार दांत का डॉक्टर बनके तुमने क्या ही उखाड़ा। एक बार जब तुम्हारा दांत दर्द होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि वो जो दांत दर्द है ना, तुम्हारा सर दुखने से लेके तुम्हें बुखार तक ला सकता है, क्योंकि वही दांत के अंदर, उसी के गम्स के अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट है। ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट हर्टिंग योर हेड। यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, इतना ज्यादा दांत दर्द होता है, क्योंकि दांत के एक एक जो गम्स है इट इज कनेक्टेड विथ योर नर्व्स। तो तुम्हारा पूरा दिमाग, तुम्हारा शरीर, सब कुछ दुखने लगेगा उसकी वजह से। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट टीथ और ज्यादा डिटेल में, तो 2 सेट्स होते हैं टीथ के। एक जो फॉलिंग आउट वाले टीथ होते हैं और एक जो परमानेंट होते हैं। फॉलिंग आउट टीथ का मतलब होता है जो बचपन में आते हैं हमको। तुमने देखा होगा 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के दांत टूटते रहते हैं, दांत टूटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग बेबी टीथ यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। वो 6 महीने पे स्टार्ट हो जाता है और 2 से 6 साल के बीच में टूट जाते हैं। परमानेंट टीथ मतलब जिसके अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होता है, और ये टीथ हमारे ओल्ड एज तक वैसे ही रहते हैं। अब ओल्ड एज में धीरे धीरे उसका इनामल, उसका जो गम का स्ट्रेंथ है वो सब थोड़ा लूज होने लगता है, इसके वजह से वो टूटने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको परमानेंट टीथ का सेट दिख रहा होगा, ये तुम्हें 7 साल के ईयर्स में दिख रहा होगा, विच इज इंसीसर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लैटरल, कैनाइन, प्रीमोलर, देन फर्स्ट प्रीमोलर मतलब फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, मोलर, सेकेंडरी मोलर एंड थर्ड मोलर। तो ऐसे करके तुम्हारे टीथ का डेवलपमेंट होता है। ये देखो, ये पहले कैसा था, फिर इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, एंड देन इसका स्ट्रक्चर देखो। तो what all things are included? इंसीसर, लैटरल, कैनाइन, देन उसके बाद में प्रीमोलर, सेकेंडरी मोलर या मोलर, उसके बाद में तुम्हारा थर्ड मोलर। ठीक है, इतना समझा? तो ये सारे टीथ जो है टोटल 32 टीथ्स बन जाते हैं, जिसमें से विजडम टीथ भी आएगा तुम्हारा। विजडम टीथ जो है वो एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है। अक्कल दांत जिसको हम कहते हैं, कभी पूछना अपने मम्मा डैडा को, तो वो 30s के एज में, 25 to 30 के एज में आता है आपको। राइट नाउ इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले के टाइम में हमारा जॉ जो था वो बहुत डीपेंड था, तो उसके लिए प्रॉपर ग्रूव प्रेजेंट था। बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ग्रूव, तो इट इज लिटरली पेनिंग फॉर अस। तो हम लोग को वो सर्जरी के थ्रू रिमूव करना पड़ता है। इमेजिन करो कि अभी अचानक से कॉकिक्स में से किसी को टेल आ गया, ये वही वाली बात हो जाती है आजकल वेस्टिजियल ऑर्गन की। ओके, तो विजडम टीथ इज योर वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले के जमाने में वेस्टिजियल ऑर्गन जो था वो हमें यूज होता था, यानी कि जो हमारा विजडम टीथ है इट वाज इन यूज, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फ्लैश को खाते थे। ओके, अब रही बात हमारे टीथ के क्लासिफिकेशन की, उसके शेप और फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब तुमने देखा होगा जब मैं इस डायग्राम में तुम लोगों को दिखा रही थी, तो यहाँ पे 4 के ना अलग अलग शेप थे, और वही 4 के हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, है ना।
तो वो 4 के क्लासिफिकेशन मैंने किस बेसिस पे किया, उनके शेप के अकॉर्डिंग किया। तो वी विल बी क्लासिफाइंग ऑल द टीथ्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंसीसर के बारे में बात करेंगे। तो इंसीसर जो होता है वो कटिंग टीथ होता है जो कि फूड को कट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर कैनाइन, ये इंसीसर हो गया। नेक्स्ट इज योर कैनाइन। कैनाइन जो होता है कोन शेप का होता है जो कि फूड कट करने में ही हेल्प करता है। फिर आपका प्रीमोलार आ गया और मोलार आ गया, वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, जो कि ग्राइंडिंग और चूइंग के लिए यूज होता है। तुम आगे के टीथ को ऑब्जर्व करो, तुम लोग कट करने में हेल्प करते हो बट च्यू पीछे के टीथ से करते हो। च्युइंगम देखो ना, तुम पीछे जाके च्यू करते हो या आगे से करते हो। तो स्पेशली जो तुम्हारा इंसीसर एंड मोलार होता है, इट इज हेल्प फॉर cutting down the food, breaking the food. And if you talk about premolar and your molar, तो it is help for churning the food, grinding the food. समझे मेरी बात? इतना लॉजिक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो इस वो क्या करता है वो, अब अगर मैं टीथ के बारे में बात करूं, अरे मैंने आगे कब किया, हाँ, तो अब मैं टीथ के बारे में बात करूं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से देखना। तुम आगे देखो, आगे में देख पा रहे हो कौन सा टीथ दिख रहा है तुमको, इंसीसर दिख रहा है। उसके बाद में आपको कैनाइन दिख रहा है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम काटते आगे वाले ही टीथ से हो, और फिर उसके बाद में तुमको मोलार और प्रीमोलार दिख रहा होगा, तो वो पीछे वाले टीथ से तुम लोग च्यू करते हो। समझा? तो वो ज्यादा ब्रॉड है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड है, इसके वजह से यू यूज इट फॉर ग्राइंडिंग। और ये थोड़ा शार्प स्ट्रक्चर होता है, तो तुम इसको च्यू करने के लिए हेल्प करते हो, यूज करते हो। ठीक है, इतना समझ कर रिकॉर्डिंग चल रही है? यस चल रही है। डर लगता है भाई। तो ये तो देखा हमने। अब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। हमने फूड को च्यू कर लिया। नाउ लेट अस ऐड सम मसाला टू इट कि ये डाइजेस्ट जल्दी जल्दी हो पाए। तो व्हाट इज द मसाला हियर? सो वी हैव सलाइवरी ग्लैंड। तो इट व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड? तो इट रिलीजेस सलाइवा बच्चों इनटू योर ओरल कैविटी। तुम्हारे ओरल कैविटी के अंदर में जो थूक आता है, जो सलाइवा आता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। जब हम लोग ये सब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो शर्म लिहाज को अपने घर के अंदर एक लिफाफे में डाल के जला दिया करो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें जनरल जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो नहीं बोलूंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओके, तो 3 पेयर्स होते हैं तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड के। एक होता है पैराटॉइड, एक होता है सबमैंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। मेरे साथ फिर से रिपीट करना है, विच इज पीएसएस। व्हाट इज पीएसएस मैडम जी? तो इट इज पैरोटिड, देन सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। Okay, so these are the 3 glands, these are the 3 pairs of glands which is included in your salivary gland बच्चों। Okay, तो ये तीनों चीजें तुम्हारे salivary gland के अंदर में included है। कौन से pairs होते हैं salivary gland के, अभी कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे और लिखेंगे। आई होप आपने लिखा, श्योर? तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पैरोटिड ग्लैंड। एग्जैक्टली 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड है सलाइवा के। तो पैरोटिड ग्लैंड का क्या काम है? तो इट इज प्रेजेंट नियर योर ईयर्स। किधर प्रेजेंट होता है? आपके ईयर्स के पास प्रेजेंट होता है। और वो क्या करते हैं? वो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ओरल कैविटी के अंदर बाय पैरोटिड डक्ट। और ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड आपके ईयर के पास है, लार्जेस्ट होता है, और यही सलाइवा सिक्रीट करता है तुम्हारे ओरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट इज योर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। वो प्रेजेंट होता है तुम्हारे माउथ के फ्लोर पे। ठीक है, और वो तुम्हारे टंग के नीचे होता है, वो जो मैंने दिखाया था, दिस वन। देन सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो कि तुम्हारे टंग के पीछे प्रेजेंट होता है। एक यहाँ पे पैरोटिड, देन उसके बाद में तुम्हारा सबमैंडिबुलर एंड देन तुम्हारा सबलिंगुअल। ओके, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक आगे साइड में। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो कि तुम्हारे ईयर के पास प्रेजेंट है। सबसे कम कौन करता है? तो तुम्हारा सबलिंगुअल ग्लैंड करता है। ओके, इतना समझ गए? तीनों पार्ट समझ गए? आई होप आपने कमेंट में लिख भी दिया था। ओके, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सलाइवा। इतना हम कब से सलाइवरी ग्लैंड कर रहे हैं, बट बच्चों सलाइवा होता क्या है? वो जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, एग्जैक्टली वो है क्या? तो सलाइवा इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ वाटर, आयंस, म्यूकस एंड एंजाइम्स। आपको मैंने पहले ही कहा कि सलाइवा जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर में डेफिनेटली एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। तो सलाइवा जो होता है ना बच्चों, वो वाटर का, कुछ आयंस का, म्यूकस का और एंजाइम्स का एक मिक्सचर होता है। वो कम से कम
1 से 1.5 लीटर हर दिन सीक्रेट होता है और वो एसिडिक होता है नेचर में. ऑब्वियसली एसिडिक अगर नहीं होगा तो हाउ इट विल हेल्प टू ब्रेक द फूड. तो दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर. थोड़ा सा विस्कस यानी कि थिक होता है और इट इज कलरलेस इन नेचर. समझा? सलाइवा के बारे में थोड़ा सा समझ आया क्या है? तो इट इज मिक्सचर ऑफ वाटर, आयंस, म्यूकस एंड एंजाइम्स. ये चारों चीजों का वो मिक्सचर है. वो 1 से 1.5 लीटर हम लोग हर दिन सलाइवा सीक्रेट करते हैं और वो एसिडिक होता है नेचर में, जिसकी वजह से वो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों. और वो विस्कस होता है और कलरलेस होता है नेचर के अंदर. तुम खुद अपना सलाइवा चेक कर सकते हो, है ना. अब उसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, अगर मैं बहुत टाइम तक बात कर रही हूँ, इसका मतलब माई सलाइवरी ग्लैंड इज नॉट एबल टू क्रिएट और सिक्रीट एनी सलाइवा इनटू माई माउथ, सो माई माउथ बिकम्स ड्राई. सो दैट इज वाई आई कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि मेरी आदत है बहुत जोर जोर से बोलने की. अब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे आजू बाजू वाले जितने लोग हैं स्टूडियो के आजू बाजू, उन सबको सुनाई देता है कि मैं पढ़ा रही हूँ. तो इसकी वजह से हमें पानी पीना पड़ता है कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सीक्रेट कर पाए माउथ में और हमारा माउथ जो है वो मॉइस्ट रहे. इसका मतलब अगर मेरे पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं रहेगा तो माय माउथ विल बिकम ड्राई. तो इट हेल्प्स टू कीप आवर माउथ मॉइस्ट. ठीक है. उसके बाद में सिंस इट इज एसिडिक इन नेचर तो इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द फूड. फिर वो हमारे फूड को मॉइस्चर भी कर देता है, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है. अगर वो सॉफ्ट नहीं करेगा तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाते टाइम पे हमारे एलिमेंट्री कैनाल को हर्ट होगा, हमारे गले में खराश हो जाएगी और वो अपना एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू कर देता है, यानी कि एमाइलेज जो है वो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. एक्सक्रीशन यानी कि वो यूरिया, मर्क्यूरी, लीड और बहुत सारे ड्रग्स में भी यूज करते हैं हम लोग उसकी ही फंक्शंस को. देन वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है. तुम लोगों को अगर मैं एक टेक्निक बताओ ना पिंपल हटाने, कसम से यार मुझसे किया नहीं जा रहा, बट दिस इज द अचूक उपाय फॉर ऑल द पिंपल्स, एक्नेस एंड व्हाटएवर यू हैव. जब तुम जस्ट उठते हो सुबह, रात भर तुम सोए, तुम उठे, तो यू हैव दैट फ्रेश सलाइवा इन योर माउथ. जस्ट टेक दैट सलाइवा एंड जिधर जिधर पे तुमको पिंपल्स है ना बस उधर अप्लाई कर लो. ये तुम रोज करो, ट्रस्ट मी तुम्हें पिंपल्स आएंगे ही नहीं. बट व्हाट हैपेंस ना, आई एम वेरी दैट बोलते ना स्मेल कॉन्शियस, मतलब आई लिटरली बाथ इन परफ्यूम. अगर मेरे बाजू में मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, तो जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, देखो पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया, फिर मैं इधर आई. ठीक है. तो जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो एक टीचर थी, हम लोग स्टाफ रूम में बैठते थे, तो वी हैड दोस चेयर्स एंड ऑल, वो घूमने वाला चेयर होता है ना, वो था. आई लिटरली टॉट इन पॉश स्कूल, यहाँ का इस एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल था वो है. तो मैं क्या करती थी, फ्राइडे को ना मेरा और उनका लेक्चर साथ में फ्री रहता था, तो आई यूज टू कीप बैग इन बिटवीन कि वो बंदी परफ्यूम नहीं लगाती है तो आई वॉन्ट दैट स्मेल. मतलब आई एम नॉट इगोइस्टिक बट आई हैव दैट सेंसेशन. कोई डस्ट, किसी को डस्ट एलर्जी होता है, किसी को कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, बट अगर मेरे को स्मेल आ रही है किसी में से तो आई कैन नॉट टॉलरेट दैट. तो मैं उनको बोलूँ कैसे कि आप परफ्यूम लगाओ, वो उनका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा. इससे बेटर मैं बैग रख देती थी एंड आई यूज टू फील कि अब तो मैं दूर हूँ. तो वैसा रहता है. ठीक है. तो इसके वजह से आई कैन नॉट यूज दैट सलाइवा ऑन माई पिंपल्स, अदरवाइज आज मेरा फेस एकदम फुल क्लियर रहता. यू कैन ट्राई दिस, लिटरली यू कैन ट्राई. ठीक है. तो इसीलिए मैंने कहा वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है. जो तुम्हारा एक्ने है वो बैक्टीरिया के ब्रेकआउट की वजह से आता है, तो इट इज एंटी बैक्टीरियल. मतलब तेरे बैक्टीरियाज को मार देगा. तेरे बैक्टीरियाज को मार दिया तो एक्ने कहाँ से रहेगा. समझ रहे हो. चलो अब मैं फेरिंग्स के बारे में बात करूंगी. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेजोफेरिंग्स हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया और ये लैरिंगोफेरिंग्स हो गया. ठीक है. नेजो ओरो लैरिंगो, नेजो ओरो लैरिंगो, क्या बोला मैंने, नेजो ओरो लैरिंगो. ठीक है. तो फेरिंग्स जो होता है ना वो फनल शेप का ट्यूब होता है. कभी फनल देखा है आप लोगों ने, ऐसा शेप होता है ना फनल का. तो इट इज नथिंग बट अ फनल शेप ट्यूब जिसका 13 सेंटीमीटर लेंथ होता है. तुम समझ लो कितना बड़ा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे स्केल के लेंथ का है. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये एक्सटेंड करता है नोज से लेके ईसोफेगस तक. ठीक है. नोज से लेके ईसोफेगस तक एक्सटेंड करता है. अब इसके अंदर में ना स्केलेटल मसल्स होते हैं जिसके ऊपर म्यूकस का लाइनिंग होता है, जिसके अंदर म्यूकस, जिसके ऊपर म्यूकस का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. अब वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. नेजल से शुरू हो रहा है ना, तो फर्स्ट इज नेजोफेरिंग्स, देन योर ओरोफेरिंग्स यानी कि ईसोफेगस के बारे में बात चल रही है, फिर लैरिंगोफेरिंग्स यानी कि लैरिंग्स के पास आ रहा है. नेजो ओरो लैरिंगो, नेजो ओरो
लैरिंगो। मुझे फटाक से फेरिंग्स के 3 पार्ट्स बताने, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, फटाफट से एकदम फटाके से आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, तो अब फेरिंग्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नेजोफेरिंग्स है क्या। तो इट इज सुपीरियर पोर्शन फॉर फेरिंग्स, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है और वही इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर फेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन नॉट रिस्पायर प्रॉपर्ली। इफ यू टॉक अबाउट ओरोफेरिंग्स, तो इट इज इमीडिएट पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, यहाँ के बाद सीधे ओरोफेरिंग्स आता है। देन इफ यू टॉक अबाउट लैरिंगोफेरिंग्स, तो वो इंफीरियर पोर्शन होता है फेरिंग्स का। तो अगर 3 पोर्शन के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर में आपका नेजोफेरिंग्स आता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प करता है। उसके जस्ट बाद यू हैव ओरोफेरिंग्स और उसके नीचे जो है आपके पास लैरिंगोफेरिंग्स है। तो ऊपर, मिडल, नीचे, इस तरीके से इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली बैठा हुआ है। ओके बच्चों, अब अगर आप बात करो ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग, ये पाइप जैसा जो लाइनिंग है, दिस इज नथिंग बट योर ईसोफेगस बच्चों। ओके, तो इट इज मस्कुलर कोलैप्सिबल ट्यूब, यानी कि ये जो ट्यूब है ना, इट कैन बी कोलैप्स्ड। अगर तुम ईसोफेगस को ऐसे चौंक कर दोगे, अभी देखो मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे किया तो मेरी आवाज की स्टार्टिंग कमिंग वियर्ड। तो अगर इफ समवन इज ट्राइड टू चोक यू, समवन इज ट्राइड टू स्ट्रैंगल यू, तो तुम्हारा ईसोफेगस जो है ना, that can be collapsed. And if your esophagus is collapsing, it means your पूरा respiration system will, if your respiration system का issue comes in, it means you cannot survive properly. So esophagus जो है एक muscular collapsible type का tube है which can be collapsed. अब वो उसका length बताओगे तुमको तो तुम shock हो जाओगे, which is 25 centimeter long, यानी कि बड़े स्केल जितना उसका लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, यानी कि करीबन इतना तो डायमीटर होगा उसका। और वो पोस्टीरियर में रहता है, पीछे साइड में रहता है तुम्हारे ट्रैकिया के। तुम्हारा ट्रैकिया आगे है, उसके पीछे में तुम्हारा ईसोफेगस है। अब वो कंटिन्यूस रहता है विथ योर फेरिंग्स कनेक्टेड विथ स्टमक। तुम्हारे फेरिंग्स से, यहाँ पे दिख रहा है सारे फेरिंग्स है, उससे लेके स्टमक तक इट इज कनेक्टेड। व्हाट? तो ईसोफेगस। ओके, नाउ अपर और लोअर एंड्स जो होते हैं ना, वो क्लोज्ड होते हैं स्पिंचटर के थ्रू। स्पिंचटर के थ्रू क्यों क्लोज्ड होते हैं बच्चों? क्योंकि जो मैंने खाना खाया वो खाना रिटर्न बाहर नहीं आना चाहिए। उल्टी जो होती है ना, वो रेयर केसेस में ही होती है। हर दिन तुम उल्टी करते हो क्या? नहीं होता। तो दैट इज व्हाई इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्पिंचटर की जो खाना मैंने अंदर डाला वो खाना बाहर ना आ जाए। ओके बच्चों, now upper and lower ends are closed with sphincter, you already know this now. Now upper esophageal sphincter बोलते हैं UES and lower esophageal sphincter बोलते हैं which is LES. now ऊपर का खाना ना नीचे का खाना ऊपर आए ना, अब ऊपर का खाना नीचे आ गया तो नीचे जाने के लिए उसको जगह दे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड भी ऊपर नहीं आना चाहिए, तो बीच में अटक जाएगा। तो इसके वजह से दोनों जगह से स्प्लिंचर होते हैं कि ना इधर आने दे ना इधर जाने दे। समझे मेरी बात? एक कवरिंग टाइप की होती है। अब हम लोग ईसोफेगस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं अपर ईसोफेगस स्प्लिंचर के बारे में बात करूं, यानी कि यूईएस के बारे में, तो वो रेगुलेट करता है मेरे फूड के मूवमेंट को, यानी कि फेरिंग से लेके ईसोफेगस तक। अगर वो नहीं रहेगा तो मेरा फूड कैन नॉट मूव प्रॉपरली, मेरे फूड का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होके आएगा। ओके, नाउ जो मेरा एलईएस है यानी कि लोअर ईसोफेगल स्प्लिंचर, वो रेगुलेट करता है मेरे फूड के मूवमेंट को ईसोफेगस से लेके स्टमक तक, ठीक है। ईसोफेगस से स्टमक तक जाने का काम जो है मेरा एलईएस करता है। मेरे फेरिंग से ईसोफेगस तक यूईएस, उसके बाद का एलईएस कर रहा है। समझ आई मेरी बात? अब दोनों का फंक्शन एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, टाइम स्टैम्प डालो, कमेंट सेक्शन में फटाक से मेंशन करना है कि दीदी ये है यूईएस एंड एलईएस का फंक्शन। फटाक से डाल दो फंक्शन, सो दैट आई ऑल्सो नो कि तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो। नाउ डीग्लूटेशन के बारे में बात करते हैं। डीग्लूटेशन यानी कि स्वॉलो करना। ओके, नाउ फूड का मूवमेंट माउथ से लेके स्टमक तक, उसको हम लोग स्वॉलोइंग कहते हैं। तुम खाना खाते हो और तुम ऐसे करते हो ना, यहाँ पे ऐसे फील करो, दिस इज नथिंग बट योर स्वॉलोइंग, यानी कि डीग्लूटेशन। ओके, तो जो मूवमेंट है हमारा उसको हम लोग डीग्लूटेशन कहते हैं। अब वो कैसे रहता है? तो इट इज फैसिलिटेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस। अब तुम मान लो कि तुम्हारे मुंह में सलाइवा नहीं है, म्यूकस नहीं है, तुम्हारा गला सूख गया है, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट, तुमसे होगा ही नहीं कि तुम उसको खाने को अंदर एनगल्फ कर पाओ, स्वॉलो कर पाओ। दैट इज वाई यू नीड सलाइवा फॉर दैट स्लिपरी टाइप का एक कोटिंग, की फूड तुम्हारा जो तुम्हारा थोड़ा सा चर्न्ड फूड है वो चला जा पाए, अंदर जा पाए पैसेज के थ्रू। अब वो किधर होता है, ये प्रेजेंट किधर होता है, ये होता किधर है स्वॉलोइंग का पूरा प्रोसेस? तो इट ऑकर्स इन माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस में होता है ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है बट बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जो कि कंप्लीट हो जाता है 3 स्टेजेस में। कैसे? तो पहले बक्कल स्वॉलोइंग होता है, यानी कि तुम दांत से
एंड देन यू swallow. देन pharyngeal swallowing यानी कि pharynx जो है तीनों पार्ट जो है वो मिलके swallow करते हैं. देन यू डू esophageal swallowing यानी कि UES LES अपना फंक्शन करेंगे एंड देन योर फूड इज इनटू द स्टमक. So that is how in the 3 phases your food is getting swallowed. तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि what are the 3 phases in which your food is getting swallowed. Okay? मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाक से AC थोड़ा बंद करती हूँ because it is chilled right now. अब पानी नहीं पीने की वजह से ना मेरा ही गला ऐसा हो गया. अब मैं डीग्लूटिशन यानी कि स्वॉलोइंग के बारे में पढ़ूंगी डिटेल में. हमने देखा बक्कल स्टेज, फेरिंगल स्टेज, ईसोफेगल स्टेज, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सम डिटेल. तो अगर मैं बक्कल स्टेज के बारे में बात करूंगी तो जो बोलस होता है ना, ये दिख रहा है, ये बोलस, इट इज पास फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द ओरोफैरिंक्स. यानी कि बक्कल कैविटी से लेके ओरोफैरिंक्स तक मेरा जो बोलस है इट इज गेटिंग पास्ड. उसके बाद में फेरिंजियल स्टेज आता है. ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, वही बोलस जो है ना फेरिंक्स से ईसोफेगस में जाता है. ठीक है, वही सेम बोलस विल गो फ्रॉम फेरिंक्स टू ईसोफेगस. मेरे हाथ के ऊपर ध्यान देना, फेरिंक्स टू ईसोफेगस. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टमक, तो एग्जैक्टली स्टमक क्या है, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक एनलार्जमेंट है, जे शेप का ऑर्गन होता है. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. अब वो क्या करता है, ऑर्गन को कनेक्ट करता है बिटवीन ईसोफेगस एंड डियोडेनम. वो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में, यानी कि कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. ठीक है, किस किस चीज में डिवाइडेड है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. एक बार डायग्राम पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए. दिस इज योर ईसोफेगस, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस. दिख रहा है तुमको, ये बॉडी एंड पाइलोरस. ये तुमको जे शेप का ऑर्गन दिख रहा है, यहीं से ईसोफेगस से खाना आया, यहाँ पे सारा अपना डाइजेशन हुआ जे शेप के ऑर्गन में, एंड देन योर फूड इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट बाय योर लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर स्टमक पार्ट्स. वो जो हमने कार्डिया, फंडस, बॉडी ये सब बोला, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो कार्डिया मतलब विच इज नियर योर ओपनिंग. वो जो तुम्हारा ईसोफेगस वाला पार्ट है ना, उसके पास जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिया. फंडस मतलब जो कि राउंडेड पोर्शन होता है, वो जो ऐसे नीचे में मोटा सा पोर्शन होता है ना, ये देखो, ये नीचे में देखो मोटा सा पोर्शन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फंडस कहेंगे. ना बॉडी के बारे में बात करें तो वो नीचे का जो सेंट्रल पोर्शन है, जो जिसको तुम एक्चुअली पेट कह रहे हो, दैट इज योर बॉडी. नाउ इट इज प्रेजेंट बिलो द फंडस. फंडस के एग्जैक्टली नीचे है, ये दिख रहा है, ये फंडस है और इसके नीचे में बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ एग्जैक्टली क्या क्या, तो ग्रेटर कर्वेचर यानी कि कॉनकेव बॉर्डर, और लेसर कर्वेचर यानी कि कॉन्वेक्स बॉर्डर. कर्वेचर अगर ज्यादा रहा तो कॉनकेव हो गया, अगर कम रहा तो कॉन्वेक्स हो गया. लेंसेज के बारे में तो वी ऑलरेडी नो. अब अगर मैं पाइलोरस के बारे में बात करूं तो वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बट किधर, तो नीचे. तो एक होता है पाइलोरिक एंट्रम और एक होता है पाइलोरिक कैनल. पाइलोरिक एंट्रम जो होता है वो कनेक्ट करता है मेरे बॉडी को स्टमक से. ठीक है, अब मेरा जो पाइलोरिक कैनल होता है वो कनेक्ट करता है मेरे डियोडेनम से. ठीक है, समझा इतनी बातें, इतना सॉर्ट हो चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे और बिना दिक्कत के आगे बढ़ेंगे. नाउ एक एक चीज का फंक्शन समझते. अब स्टमक है, स्टमक का फंक्शन मेजरली होगा ही क्या. मैंने रिमोट किधर रखा, स्टमक का मेजरली फंक्शंस होता ही क्या है, तो डाइजेशन का. तो फंक्शंस में अगर हम ध्यान दें तो इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड, है ना. जो मेरा स्टमक है वो क्या करता है, हम ऐसे बोलते हैं ना, पेट भर गया यार, मेरा पेट खा लिया, मेरा पेट मुझे पेट पाला है. लोगों का है क्या भाई, पेट जो होता है ना गोदाम की तरह होता है, वो रिजर्वायर होता है फूड का. जो तुमने खा रखा है ना, वो सारा फूड तुम्हारे स्टमक में जाके स्टोर होता है. दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज रिजर्वायर ऑफ फूड. ठीक है, तो अब मैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड को मिक्स करती हूँ अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू. ठीक है, अब जो मेरा म्यूकोसल लाइनिंग है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड ग्लूकोज टू द
ब्लड स्ट्रीम। अब तुमको मैंने पहले कहा था स्टमक के अंदर एक म्यूकोसल लेयर होता है। म्यूकोसल लेयर इसलिए होता है क्योंकि मेरे स्टमक को कोई हार्म ना हो ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो जो मेरे फूड के अंदर में अल्कोहल, म्यूकस, ग्लूकोज, ये सारी चीजें वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच पाए। दैट इज म्यूकस लाइनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब उसकी वजह से सिक्रीशन होती है 1-2 लीटर की। गैस्ट्रिक जूसेस हर दिन 1-2 लीटर के फॉर्म में निकलते हैं। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में बात करूं तो वो लिपोलिटिक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देता है। लाइपेज का मतलब ही क्या है, यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करेगा, इसलिए मैंने कहा कि वो लिपोलिटिक एक्टिविटी देखेगा। फिर रही बात आपके पेप्सिन की, तो इट विल डू द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स। प्रोटीन से पेप्टोन्स बनाने का काम जो है वो पेप्सिन करेगा। फिर अगर मैं म्यूकस के बारे में बात करूं तो वो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस फ्रॉम म्यूकस सेल प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजुरी टू द स्टमक। मैंने आपको पहले ही कहा स्टमक, फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक है तो ये जो अंदर का लाइनिंग है ये म्यूकस का लाइनिंग होगा। ये दिख रहा है स्टमक, ये दिख रहा है स्टमक, ये जो अंदर का लाइनिंग है ये म्यूकस लाइनिंग होगा और यहाँ पे जो है ना आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। समझा? तो अब HCl जो होगा वो क्यों प्रेजेंट है, क्या जरूरत है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्यों हमें रिस्क में चलना है? तो वो क्या करता है, जो भी फूड में मेरे बैक्टीरिया उसको, उससे हमारे स्टमक को प्रिवेंट करवाता है और प्रोटेक्शन देता है हमारे स्टमक को। ओके, रही बात दूसरी चीजों की, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर की तरह एक्ट करता है जो कि रिक्वायर्ड होता है मेरे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अरे बाप रे, चश्मा ही तोड़ दिया लगता है मैंने, नहीं बच गया। डेंजर आदमी हूँ ना मैं, आई नो। टुडे इज माय बैड हेयर डे, गंदा बाल धुला मेरा। आई वांटेड टू अप्लाई मास्क, यानी कि वो मैं मार्केट में जो मास्क आता है वो सब वो महंगे वो नहीं लगाती मैं घर का ही जो किचन मास्क होता है वही लगाती हूँ, तो उससे बाल ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो मम्मी ने आज मुझे लगाने नहीं दिया, मैं लेट हो गई इसलिए। शी सेड टू लेट, उठी जा, अभी मास्क नहीं। रूल है हमारे घर में इतने टाइम पे उठना ही है, चाहे तुम पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, ऐसा है, रहना चाहिए एक्चुअली, इट्स गुड। ठीक है, नहीं अब बात करेंगे हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना वो क्लियर कलरलेस जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ रंग बिरंगा कुछ सुंदर सुशील सा कलर होगा, नहीं, कलरलेस होता है, बट वो एसिडिक होता है नेचर में। जब कोई चीज एसिडिक होता है ना नेचर में, उसकी टेंडेंसी होती है चीजों को ब्रेक करने की, तो दैट इज वाई इट इज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए उसका फंक्शन भी क्या है, ब्रेक डाउन का। तो 2 लीटर जो है ना गैस्ट्रिक जूस का वो डेली बनता है वाया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द म्यूकोसा। ठीक है, 2 लीटर के आसपास वो लोग गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। तो तुम जितना खाना खाते हो वो ये 2 लीटर के जो गैस्ट्रिक जूस है वो सब डाइजेस्ट करने में इतना मेहनत करता है। समझे मेरी बात? चल रहा है? यस सर। अब रही बात वही गैस्ट्रिक जूसेस के कंपोजिशन की, कि मैम आपने बोला वो कलरलेस भी है, आपने बोला वो एसिडिक भी है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, तो एग्जैक्टली उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट है वो बताओ आप। तो देखो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है जो कि लिक्विफाई हो जाता है, जो कि बेसिकली लिक्विफाई करता है मेरे सॉलिड स्वॉलोड फूड को, जो फूड मैंने घोटा है उस फूड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है वाटर। दूसरा हो गया मिनरल सॉल्ट्स, तो म्यूकस जो है सिक्रीट होता है ग्लोबुलेट सेल से और वो प्रिवेंट करता है मैकेनिकल इंजरी को स्टमक से। फिर HCl प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीट करता है मेरे पैराइटल सेल्स, जो कि इंजेस्टेड फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एमओ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। फिर रही बात आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर की, जो भी मेरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्प्शन करते हैं विटामिन B12 का। और पेप्सिनोजेन के बारे में बात करें तो वो ऐसा एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है चीफ सेल्स के थ्रू। ठीक है, जो कि सिक्रीट होता है चीफ सेल्स के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है हमारे पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में। तो उसके अंदर ना मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होता है वो देखो, तो वो स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। ये देखो वो स्टमक से लेके, यहाँ स्टमक से लेके पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को सराउंड करता है वो। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत लंबा होता है। इवन तो उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि उसका जो लेंथ है ना इट इज 4 मीटर। कैन यू इमेजिन 4 मीटर? इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे अंदर एक्सिस्ट करता है जस्ट फॉर योर डाइजेशन, कि तुम जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो पाए। ओके, नाउ इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन।
मोस्ट एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑकर्स एंड मोस्ट एंजाइम सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, मतलब जो मेरे एब्डोमिनल साइड है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कवर्ड है। ये देखो, ये अंदर का स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बाहर का लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इट इज कवर्ड बाय योर लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। अब ज्यादातर जो मेरा एंजाइमेटिक डाइजेशन है ना वो यहाँ पे ही होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं, इसलिए। अब जो ज्यादा मेरे एंजाइम्स है ना वो सीक्रेट कौन करता है पता है, पैनक्रियास सीक्रेट करता है। अब ऑलमोस्ट जितने भी एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं मेरे न्यूट्रिएंट्स के वो यहीं पे होते हैं, और ये 3 से 6 घंटे का प्रोसेस है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैप ले लेके खाना खाना चाहिए, इमीडिएटली खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, नहीं तो योर ब्रेन शट्स डाउन एंड उसके बाद में तुम्हारा डाइजेशन नहीं होता एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ठीक है। इसलिए इमीडिएटली खाने के बाद सोना नहीं रहता है। जितने तुम डाइट करने वाले लोगों को देखोगे दे प्रिफर वॉकिंग, कि थोड़ा मेरा ये जो खाने डाइजेशन का प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाए, 6 घंटे के अंदर ही हो, इसको 12 घंटे ना लग जाए। इसलिए यू आर प्रिफर टू ईट एट 7 PM, उसके बाद मत खाओ, कि अगर तुम सो भी रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले, सोने के 2-3 घंटे पहले तुम्हारा खाना होना चाहिए, ओके। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और उसके 3 सब डिविजन्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज योर डिओडेनम, ऊपर वाला पार्ट, जियोजेनम, इलियम, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। क्या बोला मैंने, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालना है व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फटाफट से कमेंट सेक्शन पे अभी का टाइम स्टैम्प डाल के डाल देना है व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों 3 सब डिविजन्स होते हैं। डिओडेनम यानी कि सुपीरियर पोर्शन होता है जो कि 25 सेंटीमीटर बड़ा होता है, बड़ी स्केल जितना। जियोजेनम यानी कि बीच वाला जो होता है दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, एंड देन इलियम यानी कि सबसे नीचे वाला पोर्शन दैट इज 2 मीटर लॉन्ग, और ये सब को मिलाओगे तो 4 मीटर तक का एवरेज निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या है, DJI, ठीक है, यानी कि डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। सबसे ऊपर वाला पार्ट डिओडेनम, बीच वाला पार्ट इज जियोजेनम और नीचे वाला पार्ट इज इलियम, ठीक है। सब मिला के 4 मीटर का इसका लेंथ होता है। अब अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी देखूं, यानी कि एग्जैक्टली इंटरनली ये दिखता कैसे है, तो जो वॉल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का वो 4 लेयर से बना है बच्चों। एक होता है म्यूकोसा लेयर, दूसरा होता है सब म्यूकोसा लेयर, तीसरा होता है मस्क्यूलैरिस और चौथा होता है सेरोसा, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलैरिस, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलैरिस एंड देन सेरोसा। तो ये 4 लेयर से बना हुआ है आपका, मेरा और सबका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये चारों लेयर्स के भी कुछ कुछ फंक्शंस देखेंगे। ये पूरा हिस्टोलॉजी हो गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि एग्जैक्टली इंटरनली हाउ इट लुक्स, ओके। ये पूरा अंदर से दिखता कैसे ना, ये पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है, ओके। अब म्यूकोसा के बारे में बात करेंगे। तो म्यूकोसा जो होता है, इनर मोस्ट म्यूकोसा जो है वो फॉर्म करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, और वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसे तुम्हारे रूट के ऊपर रूट हेयर का फंक्शन होता है, वैसे तुम्हारे म्यूकोसा का फंक्शन है, क्योंकि उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे रूट हेयर एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, वैसे तुम्हारा म्यूकोसा जो है ना वो तुमको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये सिंपल कॉलमनार सेल से बने कॉलम लाइक सेल्स, जिसके ऊपर फिलीफॉर्म कॉलमनार सेल्स याद है, सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स, वैसे टाइप के सेल्स। अब इसके अंदर में 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। पहला एब्जॉर्प्टिव सेल्स यानी कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, तो इसका काम ही क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है ये, ठीक है। वो सरफेस एरिया बढ़ाता है तुम्हारे एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीट करता है एंजाइम्स को। रही बात तुम्हारे ग्लोबुलेट सेल की, तो वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है, स्वॉलोइंग में हेल्प करता है। फिर तुम्हारा एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करो तो उसके अंदर एस सेल्स होता है, के सेल्स होता है, CCK सेल्स होता है, और वो सिक्रीट करता है सेक्रेटिन। अब रही बात तुम्हारे पेनेट सेल्स की, तो फैगोसाइटोटिक होता है नेचर में, और उसके अंदर लाइजोजाइम एंजाइम्स होता है। फैगोसाइटोटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, कि वो बिलीव करता है कि मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकूं। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मेरे शरीर के अंदर आए तो मैं इसको अपने साथ सुसाइडल बॉम्ब बन के ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है। समझ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इंटेस्टिनल जूस के बारे में बात करूंगी। तो 1 से 2 लीटर ये जूस जो है हर दिन सिक्रीट होता है, ठीक है। क्लियर येलो फ्लूइड होता है, अल्कलाइन होता है ये नेचर में, यानी कि थोड़ा सा बेसिक के साइड में चला गया। इसका pH 7.6 to 8, ठीक है।
अब उसके अंदर होता क्या क्या है ये इंटेस्टिनल जूस के अंदर, तो इट कंटेन्स योर वाटर, म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट्स। अब इसके अंदर में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। एंजाइम्स का सफिक्स ऑलवेज एंड्स विद ASE, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जैसे पेप्टिडेजेस, यानी कि उसका काम क्या होगा, प्रोटीन जो है ना उसको तोड़ के वो अमीनो एसिड बनाएगा। अमाइलेज यानी कि वो स्टार्च को ब्रेक करके मैल्टोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टेज यानी कि जो मैल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। फिर लाइपेज यानी कि जो ग्लिसराइड है ना उसको तोड़ेगा, फैटी एसिड को तोड़ेगा और ग्लिसरॉल को तोड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट आई वांट, क्योंकि एग्जाम में आता है ये जो एंजाइम्स है ना इनके फंक्शंस, तो ये सारे एंजाइम के फंक्शंस आई वांट यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन विथ द टाइम स्टैम्प, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प है उसके साथ कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि ये चारों एंजाइम्स के क्या फंक्शन है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते तुम्हारा मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में कि एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता कैसा है। तो दो तरीके से होता है, सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस के थ्रू, ठीक है। डिटेल में देखते क्या होता है सेगमेंटेशन। तो ये ना एक रिदमिकल अल्टरेशन होता है, यानी कि एक रिदम में चलता है, जैसे तुम्हारा हार्ट लब डब मूवमेंट में चलता है, वैसे यहाँ पे सेगमेंटेशन भी ना एक रिदमिक मूवमेंट में चलता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। ये मूवमेंट जो है ना वो मिक्स करते हैं कैसे, तो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मिक्स करते हैं और फूड पार्टिकल्स को कांटेक्ट में लाते हैं म्यूकोसा से, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से प्रमोट होता है। यहाँ पे दिख रहा है तुमको कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ रिलैक्स हुआ, फिर यहाँ पे रिलैक्स हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का रिदमिक मूवमेंट चल रहा है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके मेरा फुट चला गया। आई एम नॉट डूइंग एनी पंजाबी डांस बाय द वे, ठीक है। अब रही बात पेरिस्टालसिस की, तो इट इज एंट्री ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टिमुलेट्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। ये पेरिस्टालसिस दिख रहा है, ये ऐसे 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 शेप में मूव करते जाता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं ना ये मैसेज देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है मेरे इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को, वो उसको मैसेज देगा, तब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। अब जो मेरा SNS है वो स्टिमुलेट करेगा मेरे इंटेस्टाइन के रिलैक्सेशन को, और बाद में उसकी वजह से जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को भी वो थोड़ा डिक्रीज करता है। तो ये जो पूरा रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट है ये मेरे पूरे न्यूरल सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था न्यूरल कंट्रोल, तो वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं विद केमिकल डाइजेशन। हमने मैकेनिकल डाइजेशन देखा, अब देखते हैं कि केमिकली हाउ इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बारे में बात करूंगी। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है सारे पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज यानी कि ये भी एक एंजाइम है which is secreted by your pancreas। अब रही बात डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की, तो एंजाइम्स हो गए जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, जैसे तुम्हारा काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, वो कन्वर्ट करता है सारे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है सारे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के तौर पे कन्वर्ट कर देता है। रही बात तुम्हारे फैट्स के डाइजेशन की, तो वो एंजाइम लाइपेज जो है ना वो कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स है, इसकी वजह से हम लोग इसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो जो तुम्हारा ओवरऑल डाइजेशन है ना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। जब दोनों चीजें सिंक में चलती है, रिदम में चलती है, तब जाके तुम्हारा डाइजेशन इज गेटिंग कंप्लीटेड। इसलिए मैं कहती हूँ कचरा मत खाओ, तुम्हारा बॉडी इज वर्किंग सो डैम हार्ड टू डाइजेस्ट दैट, ठीक है। तो सोच समझ के खाने का कि तुम अपने शरीर में क्या डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर 5 से 6 घंटा मेहनत करता है वही खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, बाहर वाला इंटेस्टाइन जो कि दिखता, जिसका नाम लार्ज है बट इट इज नॉट लार्ज, ठीक है। तो इट इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि बाहर का पोर्शन है बच्चों ये, है ना, यानी कि ये बाहर का पोर्शन है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम खत्म करता है, देन प्रोडक्शन करता है कुछ प्रोटीन्स का, फॉर्मेशन करता है फीसेस का यानी कि पॉटी, और एक्सपल्शन करता है मेरे फीसेस को बॉडी से बाहर, यानी कि मेरे बॉडी से एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी जो फैसिलिटेट करता है ना उस वो किसका काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, ठीक है बच्चों, इतना दिमाग में घुस गया।
तो अब रही बात तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये 1.5 मीटर लंबा है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर ही तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी तुम्हारे ईसोफेगस का भी डायमीटर था। नाउ तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन भी उतना ही मोटा है बट 1.5 मीटर ही लॉन्ग है, वेयर एज योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब वो कैसे इलियम से लेके एनस तक एडजस्टेड रहता है और वो एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे गुंठरे में रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे में रहता है कि तू भैया मेरे अंदर एग्जिस्ट कर। अब वो कौन सी चीजों में डिवाइडेड है, तो सेकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम एंड देन लास्ट में एनस। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, सीकम, रेक्टम, एनस, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। ठीक है, देखो सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, एनस। समझा कैसे चला? फिर से ध्यान देना है। पहले तुम गए सीकम यानी कि ये वाला पार्ट, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, फिर रेक्टम, एनस के थ्रू एक्सक्रीशन, योर एक्सक्रीटा इज आउट। ओके, अब रही बात तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक एक पार्ट्स को समझने की, तो लेट अस टॉक अबाउट सीकम। ओके, अब क्या है ये एग्जैक्टली समझते हैं। तो इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलॉन, सबसे आगे वाला पार्ट जो था उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकम। तो इट इज एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज बिलो द इयोकियल स्प्लिंस्टर एंड इट इज कॉल्ड अ सीकम। और वो ट्विस्टेड होता है, कॉइल्ड होता है और वो अटैच्ड होता है अपेंडिक्स से, जिसी को आप लोग क्या कहते हो, अपेंडिक्स कहते हो या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हो। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यही अपेंडिक्स जो है हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि इट इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अब कोलॉन के बारे में बात करेंगे, तो जो बच गया ना पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको हम लोग कोलॉन बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और लास्ट में सिग्मॉइड कोलॉन। तो ये सब पार्ट जो बच गया वो कोलॉन के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अब रही बात आपके रेक्टम के बारे में, तो डायलेटेड पोर्शन होता है, मतलब फैला हुआ पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है वो, और वो सिग्मॉइड कोलॉन से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। ठीक है, सिग्मॉइड कोलॉन से स्टार्ट होगा, एंड होगा एनस में। अब वो क्या करता है, फीसेस को स्टोर करता है, जिसके अंदर में अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वाटर का, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो फीसेस को स्टोर करने का काम आपका रेक्टम करता है। फीसेस में क्या होता है, ऐसा पार्ट जो आपके बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसा ही पार्ट उसके अंदर रहता है। एनस जो होता है वो छोटू सा पैसेज होता है जो कि सिर्फ 3.8 सेंटीमीटर बड़ा होता है और वो स्टार्ट होता है रेक्टम से लेके एक्सटीरियर पार्ट तक, और उसके बाद में तुम्हारा बॉडी का जो एक्सक्रीटा है इट इज एक्सक्रीटेड आउट। फंक्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड डिफिकेशन, रिफ्लेक्स। तो ये सब तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली। एक मिनट दो मुझे। अच्छा चलो, अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है एग्जैक्टली, तो ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि जब मेरे को हायर कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा तो मैं अपने कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है बच्चों, तो इट इज ऑकरिंग वाया ऑस्मोसिस, और वो कंटिन्यू करता है तब तक जब तक मेरा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी जो है ना फीसिस का वो अचीव ना हो जाए। सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी अचीव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक एब्जॉर्प्शन होता ही रहेगा। और मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन और कुछ ड्रग्स जो है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में। ओके, अब माइक्रोबियल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा कोलोनाइज्ड होता है बैक्टीरिया से, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है बाय विटामिन के, फॉलिक एसिड, यानी कि जैसे ई कोलाई हो गया, तुम्हारा एस फेकैलिस हो गया, ये सब कुछ। ठीक है,
अब हार्मलेस होता है ये ह्यूमन के लिए। तुम सोचोगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा हैवी कोलोनाइजेशन क्यों दिख रहा है, तो बच्चा तुम सोचो ना, यहाँ पे फीसेस आ रहा है यानी कि अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, मतलब ये हमारे बॉडी के कोई यूज नहीं थे बट वो वहां से पास ऑन हो रहे थे, यानी कि उसका सराउंडिंग कैसा बना देंगे ना वो लोग, वो वाली बात होती है। ठीक है, अब डिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो जो मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना वो पुश करता है मेरे फीकल मटेरियल को सिग्मोइड कोलॉन से लेके रेक्टम तक, और ये जो डिस्टेंशन होता है ना रेक्टल वॉल का वो स्टिमुलेट करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स को, जो कि इनिशिएट करता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स, जिसके वजह से तुम्हारा जो रेक्टम है वो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, वो जो एक अर्ज होता है ना कि अब मुझे एक्सक्रीट आउट करना है, मुझे पॉटी करना है, वो ये सब लोग रिसेप्टर्स के थ्रू कैरी आउट करवाते हैं। ओके, अब ये हिस्टोलॉजी हो गया तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे तुमको कॉल्यूमिनार सेल्स दिख रहे होंगे स्ट्राइटेड बॉर्डर के साथ, यानी कि स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। फिर लेमिना प्रोप्रिया दिख रहा होगा, ग्लोबलेट सेल्स दिख रहा होगा, ये मोटा मोटा दो। फिर उसके बाद में तुमको क्रिप्ट दिख रहा होगा। फिर तुम्हारा मस्कुलरिस म्यूकोसे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है मस्कुलरिस म्यूकोसे। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसके अंदर कोई विलाई प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं इसके अंदर। अब ये कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं यानी कि एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो गई है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको भी अंदर लेते हैं। ठीक है, ग्लोबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस के लिए होते हैं, यानी कि मेरे स्टूल को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। अगर स्टूल लुब्रिकेटेड नहीं रहेगा तो मेरे बॉडी से सिक्रीट आउट ही नहीं हो पाएगा, मुझे एक्सट्रीम पेन होगा। ठीक है, अब रही बात तुम्हारे लिवर की कि एग्जैक्टली लिवर क्या काम कर रहा है, किस वजह से वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस सब के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट दे दो, कॉल है ओटीपी के लिए। मैं भैया जी को ओटीपी तो बता दूं। ठीक है, जब मैं घर पे रहती हूँ ना तभी कभी नहीं आएगा ऑर्डर, मम्मी मेरे को फिर डांटेगी। हाँ यार, मैं मम्मी का डांट सुनती हूँ। जब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ना, यू शुड आल्सो स्ट्रेच, क्योंकि उससे बॉडी रिलैक्स होता है। ठीक है, कब से खड़े होके मैं पढ़ा रही हूँ पता है, 12th वालों के लिए भी 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए अभी मैंने। ठीक है, अब लिवर जो होता है ना वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी के अंदर बच्चों। अब इसका वेट बताओ कितना होता है, तो 1.5 kg के अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होता है, और कम से कम 500 के ऊपर फंक्शंस करता है। और जो ये क्या पता है क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी का, और इसके अंदर राइट और लेफ्ट लोब्स प्रेजेंट होता है। राइट लोब जो होता है वो फिर से डिवाइडेड रहता है तुम्हारा कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब में। ठीक है, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब में, और वो कवर्ड रहता है पेरिटोनियम के लेयर से। और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है मतलब ही एक फोल्ड होता है तुम्हारे पेरिटोनियम का। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये राइट लोब लेफ्ट लोब दिख रहा है, तो यही तो मैं तुमको लोब के बारे में बात कर रही हूँ। ये तुम्हारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो कि तुमको लोब को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। कोरोनरी लिगामेंट दिखेगा, इंफीरियर वेना कावा, बेयर एरियाज, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म तो बता दिया, फिर लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, तो दैट इज हाउ योर लिवर इज। यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये राइट क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो उसके बीचों बीच तुम्हारा जो है वो लिवर ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बीचों बीच तुम्हारा लिवर कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब लिवर का हिस्टोलॉजी देखेंगे कि एग्जैक्टली लिवर दिखता कैसे, एग्जैक्टली लिवर कैसे क्या फंक्शन करता है वो देखेंगे। तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी फंक्शनल यूनिट्स, जिसको ही आप लोग क्या कहोगे पता है, लिवर लोब्यूल्स कहोगे। बहुत सारे फंक्शनल यूनिट से बना है जिसको आप लिवर लोब्यूल्स कहोगे। करीबन ये 1 मिलियन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 1 मिलियन नंबर में एग्जिस्ट करता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसका नाम क्या है आपको पता है बच्चों, जिसका नाम है हेपेटोसाइट्स। जिसका नाम क्या है पता है आपको, हेपेटोसाइट्स। इनको ही हम लोग लिवर सेल्स करते हैं, और इनके अराउंड एक सेंट्रल वेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनके अराउंड बच्चों एक सेंट्रल वेन एग्जिस्ट करता है। कॉर्नर जो होते हैं लोब्यूल्स के उसको हम लोग पोर्टल ट्रायड्स कहते हैं। यही इसके ही कॉर्नर्स को हम लोग कहते हैं तो पोर्टल ट्रायड्स कहते हैं। ये दिख रहा है आपको लिवर, उसके ऊपर का लोब्यूल्स देखो कितने सारे लोब्यूल्स हैं। ये तुम्हारा सेंट्रल वेन हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम हो गया। ठीक है, यही तुम्हारा हिस्टोलॉजी है, इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखना एग्जैक्टली क्या क्या बातें होंगी। तो पहले पोर्टल ट्रायड के बारे में बात करते हैं। तो जो तुम्हारा पोर्टल आर्ट्रियोल है
फिर तुम्हारा पोर्टल वेन्यूल हो गया, बाइल डक्ट हो गया। ये क्या करता है, ये तुम्हारे बाइल को लेके जाते हैं तुम्हारे बॉडी से अवे, ठीक है। अब लिवर साइनोसॉइड्स मतलब जो कि लार्ज कैपिलरीज होते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ तुम्हें डायग्राम देखना है। फिर कफर सेल्स हो गए जो कि लिवर मैक्रोफाजेस होते हैं। ये फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, यानी कि डेड सेल को, बैक्टीरिया को, फॉरेन मैटर को ब्लड से रिमूव कर देते हैं। सुसाइडल बैग्स का नाम सुना है ना, ये कुछ वैसे ही फंक्शन करते हैं। यानी कि अगर मेरे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया तो आई कैन नॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली, तो आई विल फैगोसाइट इट, यानी कि मैं एज अ सुसाइडल बॉम्बर की तरह एक्ट करूंगा और मैं इसको पूरे तरीके से खात्मा कर दूंगा। समझे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या क्या है, एक वाटर ब्रेक के साथ। तुम लोग भी पानी पियो यार, मेरा गला सूख रहा है आज। जूस भी नहीं लाया मैंने, जूस भी नहीं लाया। हाय गला, आज इतना बड़बड़ाई हूं ना मैं, कसम से। तुम्हें पता है जब स्टार्टिंग में मतलब ऑफलाइन सेटअप छोड़ के व्हेन आई केम इनटू एडटेक, तो इट्स लाइक यू हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक, कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा अब क्या करना है बच्चों के लिए, अब क्या करना, अब किस वजह से उनको बेनिफिट होगा, कैसे 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 कैसे, हाउ हाउ हाउ। मतलब यू आर नॉट वर्किंग फॉर 9 आवर्स, यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, या फिर 24 आवर्स माइनस योर स्लीपिंग टाइम, दैट्स इट। तुमको हर जगह कंटेंट दिखेगा। इसको मैं यूज करके बच्चे को समझा सकती हूँ, इसको मैं यूज करके बच्चे को मोटिवेट कर सकती हूँ। तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स आई वाज लाइक, मैंने सही डिसीजन लिया ना, लिविंग ऑल दोज कंफर्ट, कि मुझे, तुम बिलीव करोगे मुझे पूरा मई भर छुट्टी रहता था, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में छुट्टी लगती है मई को। तो पूरा मई छुट्टी, मतलब पूरा मई मंथ घर पे बैठने का मेरे को सैलरी मिल रहा था। बट नाउ आई हैव टू हसल। तो आई स्टार्टेड हैविंग दैट थिंग कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ मैं फेल हो गई तब मैं क्या करूंगी, अगर हो गई फेल तब तो लोन्स, लोन्स कैसे पूरे होंगे मेरे, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, लोग बोलेंगे इसमें ही मस्ती थी, सब सेटल्ड वाला चीज छोड़ के गई, सब मुझ पे फिर से हंसेंगे जैसे बचपन में हंसा करते थे। सारी इनसिक्योरिटीज बाहर आ गई, सब ये दिमाग में आया कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस। फिर एक दिन मैंने सोचा व्हाट इफ आई विन, मेरे जगह हजारों ऐसे लोग होंगे who is fighting for this position, and if with God's grace if I got it, तो मुझे उसमें मेहनत करनी चाहिए instead of thinking maybe I'm at the wrong place. So from that moment of time I stopped thinking about what if I lose. Now I have started thinking what if I win. अगर मैं जीत गई तो मैं मेरे पेरेंट्स को वो सब कुछ दे पाऊंगी जो उन्होंने शायद देखा भी नहीं हो, लेकिन मैंने सब इमेजिन किया हो, शायद मैंने भी ना देखा हो। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट एटीट्यूड, व्हाट इफ आई विन। क्या ही हो जाएगा यार, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर तुमने इतनी हसल कर दी, इतनी भसड़ मचा दी ना, इतनी भसड़ मचा दी कि तुम्हारे अंदर ऐसा रिजल्ट का बौछार आ गया ना कि तुम्हारी जनरेशन हिल सकती है, करो ना यार उस चीज के लिए, करो। ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट इफ आई विन, दिस इज माई सोल मोटो। कभी तुमको मैं मेरे घर का, मतलब जहाँ पे मैं सो के उठती हूँ जस्ट, उसका पोस्टर दिखाऊंगी, वहां पे आई हैव दैट पोस्टर जहाँ पे आई हैव रिटन व्हाट इफ आई विन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, व्हाट इफ आई विन। तो माई माइंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट व्हाट इफ आई विन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट इफ आई लूज। ये ज्ञान है तुम्हारे लिए, रख लो, सबको नहीं मिलता, रख लो।
चलो अब लिवर के फंक्शंस देखते हैं। तो ये क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि मेरे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में, जिसके थ्रू मुझे ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि मुझे एनर्जी मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, यानी कि मेरे फैट के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि मेरे प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। मेरे विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। मेरे बिलीरुबिन के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, जो कि एक्सक्रीट होता है बाइल में ही। फिर स्टोर करता है कुछ विटामिन को, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। फिर ब्रेक डाउन करता है मेरे आरबीसीज को, मेरे फैगोसाइटोसिस को। फिर डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को, ड्रग्स को, और प्रोडक्शन करता है मेरे हीट का। ठीक है, हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कौन, तो मेरा लिवर। ओके। नाउ गॉल ब्लैडर के बारे में अगर हम बात करें तो ये छोटा सा पेयर शेप का ऑर्गन होता है, जो कि लिवर को, जो कि अटैच करता है लिवर के पीछे साइड में। ये 7 से 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, तो फंडस, बॉडी एंड नेक। ठीक है। इसके पास कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, फंडस, बॉडी एंड नेक। फंडस यानी कि जो कि एक्सपांडेड पोर्शन होता है, बॉडी यानी कि जो मेन पार्ट है उसका, जिसके अंदर सारी फंक्शंस कैरी आउट होंगे, एंड नेक मतलब जो कि सिस्टिक डक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो वो रिजर्वॉयर होता है मेरे बाइल जूस के लिए, और वो रिलीज क्या करता है, स्टोर्ड बाइल को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है। अब रही बात तुम्हारे बाइल की, तो बाइल एक ऐसा जूस है विच इज सिक्रीटेड बाय योर लिवर, और वो स्टोर होता है तुम्हारे गॉल ब्लैडर में। 500 से 1000 ml बाइल जो है वो सिक्रेट होता है। और ये जो बाइल है ना, उसके पास पीएच होता है 8, विच इज एल्कलाइन नेचर। इसका कंपोजिशन जो होता है उसके अंदर होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, म्यूकस, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो बाइल सॉल्ट जो है ना, वो इमल्सिफाई करता है फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड को सॉल्युबल बनाने का भी काम करता है। ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हारे डाइजेशन का एक्सटेंडेड पार्ट है वो, जो तुम्हारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, बाइल जूस के फॉर्म में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पैनक्रियाज। ये तुम्हें तुम्हारा गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा। अब वी विल टॉक अबाउट सम पैनक्रियाज, कि एग्जैक्टली पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है। तो पैनक्रियाज जो होता है, इट इज येलोइश इन कलर। ठीक है। वो एलोंगेटेड लीफ शेप का होता है, और वो एक तरीके से ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के नीचे होता है। ये तुमको पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रहा है, लीफ शेप का रहता है, और ये दिख रहा है, देखो लीफ, ऐसा लग रहा है जैसे टंग है अंदर में। ठीक है। तो ये लीफ शेप का ऑर्गन है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है, और 2.5 सेंटीमीटर इट इज थिक। ओके। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड यानी कि जो एक्सपांडेड पोर्शन होता है विच इज लाइंग नियर द कर्व ऑफ डिओडेनम। जब मैं बोल रही हूँ तब तुमको डायग्राम पे ध्यान देना बच्चों। फिर बॉडी यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है, और टेल यानी कि जो टेपरिंग पोर्शन होता है। ठीक है। अब पैनक्रिया जो है ना, वो डिवाइडेड रहता है 2 पार्ट्स में, यानी कि एक्सोक्राइन पैनक्रिया एंड एंडोक्राइन पैनक्रिया। क्या बोला मैंने, एक्सोक्राइन पैनक्रिया एंड एंडोक्राइन पैनक्रिया। ठीक है। अब हिस्टोलॉजी देखेंगे पैनक्रिया का, कि एग्जैक्टली हाउ पैनक्रिया लुक्स। सो सी, दिस इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये इंसुलिन बनाने में आपको हेल्प करते हैं। पैनक्रियास बोलते हैं ना इंसुलिन क्रिएशन। फिर ये एक्सोक्राइन जो तुम्हारे सेल्स है ये वो हो गए। फिर तुम्हारा ये ब्लड कैपिलरी हो गया बच्चों। फिर उसके बाद में यू विल फाइंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूसिंग cells, then you will find somatostatin producing cells, then you will find glucagon producing alpha cells। तो ये सारी चीजों से बना हुआ है आपका वो छोटा सा लीफ शेप पैनक्रिया, जो कि फर्दर मेरे डाइजेशन में और मेरे न्यूट्रिशन में हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो दिस इज योर एक्सोक्राइन पैनक्रिया, नाम ही है इसका एक्सोक्राइन, विच इज रिलेटेड टू सम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इट इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक झुंड बना हुआ है एपिथेलियम का। आपको एग्जांपल दिखाती हूँ झुंड का। ऐसा, तो मान लो एक झुंड बना हुआ है। एक्सोक्राइन के बारे में बात करना, तो मान लो ये एक जैसा झुंड बन रखा है। समझो मेरी बात, झुंड। ये वापस रख देती हूँ, नहीं तो मेरे को ही रखना पड़ेगा। नाउ 99% जो है ना वो अरेंज्ड है क्लस्टर में, जिसको हम लोग एक्नाई बोलते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है एक्निलर सेल्स, ये देखो दिख रहा है।
तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, और ये एक्टिनर सेल्स जो होते हैं ना वो 22 काइंड्स ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि जाइगोमन ग्रैन्युल्स और ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में स्टोर्ड रहते हैं। ग्रेप्स कैसे, अंगूर कैसे स्टोर्ड होते हैं, वैसे ही अरेंजमेंट में ये लोग भी स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन पैनक्रिया क्या होता है। तो जो रिमेनिंग 1% सेल्स हो गया ना, वो अरेंज्ड होता है तुम्हारे क्लस्टर में, जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक आइलेट्स कहते हैं, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं हम इसको? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब वो क्या करते हैं बच्चों, तो वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, यानी कि जो होता है इंसुलिन, जो कि होता है आपका ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो होता है ना बच्चों, वो आपका शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ग्लूकागॉन जो होता है ना, वो अगर आपका शुगर जो है वो कम हो गया तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर लेवल। अगर ये दोनों नहीं है तो आपका या तो शुगर गिर जाएगा, तो शुगर ज्यादा स्पाइक हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो दैट ये शुगर लेवल को मेंटेन कर पाए। ठीक है, मुझे ना तुमको एक चीज सिखाना था, नहीं है इसमें, अच्छा दूसरे इसमें डाला, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट एंडोक्राइन पैनक्रिया, कि एग्जैक्टली एंडोक्राइन पैनक्रिया क्या है। तो इट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये हॉर्मोन्स है जो कि सेल्स को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंसुलिन हो गया जो कि बीटा सेल्स में से आ रहा है, और वो लोअर करता है मेरे ब्लड के शुगर लेवल को। और ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल से आ रहा है, जो कि रेस करता है मेरे ब्लड का ग्लूकोज लेवल। तो तुमने आज तक इंसुलिन के शॉट्स सुने होंगे, तुमने ग्लूकागॉन के शॉट्स नहीं सुने। तो ग्लूकागॉन के जो शॉट्स है वो यही होता है, यानी कि तुम्हारा शुगर लेवल को फिर से ऊपर लाने का काम। ओके, अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करेंगे। तो 1.2 टू 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक जूस होता है। वो क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है बच्चों। कंपोजिशन उसका क्या होता है? वाटर होता है, उसमें सॉल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अमाइलेज हो गया जैसे, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो। ट्रिप्सिन, फिर काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। फिर लाइपेज के बारे में बात करोगे तो ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस के बारे में बात करोगे तो दैट इज न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, ये सबके फंक्शन मुझे आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डाल के देंगे। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन अभी का टाइम स्टैम्प डालो और कमेंट सेक्शन में डाल दो, सो दैट आई हैव एन आइडिया कि तुमको समझा है। अब हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो वो क्या करता है, तो वो एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है जो डिओडेनम में है। उसके प्रेजेंस की वजह से, मतलब किसके प्रेजेंस की वजह से ये सब हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट के। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है ना वो प्रोवाइड करता है अल्कलाइन पीएच, किसको? एंजाइमेटिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब जो पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज वो है ना, वो डाइजेस्ट करता है ग्लाइकोजन को, स्टार्च को और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, सो दैट वो फॉर्म कर पाए डाइसेक्राइड्स। ठीक है, अब एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स, वो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में बाय एंजाइम पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड एलास्टेज। अब बात रही तुम्हारी पैनक्रियाटिक लाइपेज की, तो वो कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, कि क्या क्या मतलब हमने देखा कि खाना कैसे पच रहा है, खाना कैसे खाया जा रहा है, डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, बट ये सब के बीच में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होना तो लाजमी है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कौन से डिसऑर्डर्स बंदों को हो सकते हैं। तो जैसे डेंटल कैरियस या टूथ डीके होना, दांत सड़ जाना, तो उसके अंदर ना ग्रेजुअल डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सॉफ्टनिंग हो रहा है मेरे इनामल का, डेंटिन का। मेरा जो कैल्शियम का लेयर है, मेरा जो इनामल है, अगर वो सॉफ्टन हो रहा है ना बच्चों, तो तब मैं कहूंगी कि मेरे जो टूथ है ना, इट इज गेटिंग डीके, टूथ डीके हो रहा है। ठीक है, और अगर मैंने उसको ट्रीट नहीं किया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो इन्वेड कर सकते हैं पल्प को, which is causing inflammation and infection with the subsequent death of the pulp and abscesses of the alveolar bone surrounding the root apex, requiring root canal therapy. अब सिर्फ एनामल खराब हो गया, सिर्फ काला दिखेगा उतना ही नहीं, वो एनामल भी खराब होगा, तुम्हारा रूट भी खराब होगा, और वो रूट इतना खराब हो सकता है कि तुम्हें रूट कैनाल थेरेपी कराना पड़े। तो इतना सब इश्यूज आ सकते हैं आपको। ठीक है, अब बात रही आपकी पेरिडोंटल डिसीज के बारे में। तो इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर वेराइटी ऑफ कंडीशंस categorized by inflammation and degeneration of gingiva, alveolar bone and periodontal ligament and cement. ठीक है,
तो पेरिडोंटल डिसीजेस जो होते हैं ना वो ऑफन कॉज्ड होते हैं पुअर ओरल हाइजीन के लिए, जो कि बैक्टीरियल या इम्पैक्टेड फूड या सिगरेट स्मोक ये सब की वजह से होता है। अब यूजुअली क्या करते हैं, बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं कि ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे। सच बताना, जितने टीचर्स ने हमें बचपन में सिखाया, if you teachers are watching, trust me, I know that you are not washing your teeth twice a day, but you have no idea कि अगर तुमने twice a day teeth नहीं वॉश किया तो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम जब ऐसे ही खा के सो जाते हो तो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है तुम्हारे इनामल को भी डीके करने की कोशिश करते हैं। ये करते करते तुम्हारे दांत जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, वो सड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि तुम जब खाना खाओ उसके बाद तुम्हें ब्रश करना है टीथ को। तो ये सब कुछ पुअर ओरल हाइजीन की वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर तुमने देखा होगा कि लोग जल्दी खाना खा के सो जाते हैं, सो देन दे बर्प वेरी बैडली, मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है उनके मुंह से। यू मस्ट हैव सीन सम पीपल जिनके मुंह से हमेशा स्मेल आता रहता है एंड यू कैन नॉट टॉलरेट देम, मतलब तुम उनसे बात ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका ओरल हाइजीन ही बहुत पुअर है। बहुत लोग स्मोक करते हैं, तो जब हम स्मोक कर रहे हैं ना तो हम लोग वो कार्सिनोजेनिक पूरा स्मोक जो है वो अंदर ले रहे हैं अपने बॉडी के, तो उसके वजह से मेरा पूरा ओरल हाइजीन खराब होता है, जिसकी वजह से भी मेरा टूथ डीके जो है वो रिजल्ट होता है। मेरा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो रहा है यार उसकी वजह से। ठीक है, अब रही बात दूसरे डिसऑर्डर की, यानी कि पेप्टिक अल्सर डिसीज। ये एक लीजन होता है मेम्ब्रेन का जो कि डेवलप होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के एरिया में, जो कि एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के पास हो, उसके कांटेक्ट में हो। अब ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ना पेप्टिक अल्सर के, वो ऐसा हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से अनेमिया हो जाएगा, और अगर इनफ ब्लड लॉस हो गया तो डेफिनेटली अनेमिया का कॉज हो सकता है। ये किस वजह से होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है ना तुम्हारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसके वजह से होता है। दूसरा, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसकी वजह से होता है। तुम्हारा जो हाइपर सिक्रीशन है HCl का, उसकी वजह से भी ये तुमको जो PUD डिसऑर्डर है वो हो जाता है। ठीक है, अब कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक का जो डिसऑर्डर है उसके अंदर में हम लोग डायवर्टिकुलर डिसीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। डायवर्टिकुलर डिसीज जो होता है, यानी कि जो सैक लाइक आउटपोचिंग होता है कोलॉन के वॉल का, उसको हम लोग डायवर्टिकुला कहते हैं। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होता है ना डायवर्टिकुला का, उसको ही हम लोग डायवर्टिकुलोसिस कहते हैं। अब जो मेरा डायवर्टिकुला है वो इन्फ्लामेशन शो करता है, जिसको हम लोग डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। अब यही कंडीशन जो है वो कैटेगराइज्ड होता है पेन से, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तुमको, या तो बहुत ज्यादा पॉटी जाने लगते हो तुम लोग, या तुमको बहुत उल्टी आती है, तुमको नॉजिएटिक फीलिंग आती है, बहुत लो ग्रेड में फीवर होने लगता है जब तुमको डायवर्टिकुला हुआ है। अब कोलोरेक्टल कैंसर भी होता है बच्चों, तो कैंसर जो होता है ना कोलोन का या रेक्टम का, उसको हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, या मेरा डाइट जो है वो बहुत हाई इन प्रोटीन और फैट्स है, तो उसके वजह से कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस हमारे में ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड प्रॉपरली। ओके, अब लास्ट में तुम देख लो तो हेपेटाइटिस और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये लास्ट 2 डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक के। तो इसमें हेपेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है लिवर का, जिसके वजह से वायरस, जो कि वायरसेस के वजह से होता है, ड्रग्स के वजह से होता है, केमिकल्स के वजह से होता है, जिसके अंदर अल्कोहल है। अब कुछ टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। ठीक है, ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस यू कैन सी। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है बच्चों, जो कि कैटेगराइज रहता है सेल्फ इंड्यूस्ड वेट लॉस से। नेगेटिव परसेप्शन जो होता है ना बॉडी इमेज का, और जो फिजियोलॉजिकल तुम्हारा चेंजेस होता है, जिसके वजह से न्यूट्रिशन डिप्लीशन होता है। मतलब तुम न्यूट्रिशनल डिप्लीशन करते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मोटे दिख रहे हो, या तुम्हें नेगेटिव बॉडी इमेज है अपने रिलेटेड, तो उस टाइम पे तुमको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब तक इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था बक्कल कैविटी से। पहले हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के बाद हमने उसके अंदर एक एक जो पार्ट्स इंक्लूडेड थे वो सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल देखा। बीट योर माउथ, बीट योर तुम्हारा ईसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम, एनस, मतलब हमने इंजेशन से लेके पूरा एक्सक्रीशन तक के सारे प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो सब देखा। चाहे उनके पार्ट के एनाटॉमी के बारे में बात हो, हिस्टोलॉजी के बारे में बात हो, उनके फंक्शंस के बारे में बात हो। बीच बीच के लेक्चर में आई केप्ट ऑन रिमाइंडिंग यू कि तुमको इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, तुमको इसका आंसर देना, इसका आंसर देना, इसका आंसर देना, राइट। तो वही सब चीजों का तुम्हें आंसर्स देना है
सो दैट आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जब लेक्चर चल रहा था तुम्हें वो चीज समझ रही थी या नहीं समझ रही थी। ठीक है, इससे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग, मुझे एक सुकून मिल जाएगा। इतना तो तुम मेरे सुकून के लिए कर ही सकते हो, है ना। उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि किस वजह से इनके कम होने या इनके ज्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ डिसऑर्डर्स भी देखे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। और विद दिस हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एंड आई होप आप लोग को समझ गया कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट। और कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालना। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। जस्ट द वे आई एम मोटिवेटिंग यू, यू शुड मोटिवेट योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस चैनल। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एकदम हाई क्वालिटी सब कंटेंट मिल रहा है, साथ में उसके साथ आपको नोट्स मिल रहा है, उसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आपको, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, द लीस्ट यू कैन डू इज टू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड लाइक दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, नाउ विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई वार्म थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को अपने दिल से, तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी जिसने ये वीडियो अभी लास्ट तक देखा है। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलो बाय बाय। वेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।